Hello everyone, good afternoon. Heartily welcome to GCCA VSGJOM core committee members, GCCA members, and all of you in today's 16th webinar on introduction to film industry and career opportunities by Nitin Patel from Pune. Before we hear from Nitin Bhai and come in action role, let me share about GCCA vision and mission. Request everyone to in today's webinar to become a member of GCCA and let's fulfill the GCCA vision together. I'll just share the vision, the GCCA vision with you. By 2040, establish GCCA as a globally recognized, preferred, competent, effectively coordinating organizations with collaborative efforts and play a catalytic role in transforming the community culture as a successful business community. So I request everyone to your friends, family members, become a GCCA members and let's fulfill our GCCA vision. Now I request Jitendra Bhai to introduce our today's speaker, Nitin Bhai. Jitendra Bhai, please. Over to you. आवाज आहे रो? Yes, Sairo, please continue. Yes. आज आपले जे अतिथी आहेत नितीन भाई, मी सर्वप्रथम माझी ओळख करून देतो. नमस्कार, मी जितेंद्र पाटील, उपाध्यक्ष केदारशेठ प्रतिष्ठान भोसरी पुणे. खरं तर आपली गुजरी संस्कृती महाराष्ट्रात नव्हे तर उभ्या भारतात वैभव बनून पाहते. तुम्हा आम्हा सगळ्यांचे आराध्य दैवत माता अन्नपूर्णा देवी आमचे प्रेरणास्थान सरदार वल्लभभाई पटेल, परिसराचे भाग्यविधाता अण्णासाहेब पिके पाटील यांना सगळ्यांना वंदन करून खरं तर आजच्या या प्रमुख अतिथीचा परिचय करून देताना मनस्वी आनंद होत आहे. आपली खाद्य संस्कृती, पारंपरिकता या सगळ्या गोष्टी जपत असताना सगळ्या क्षेत्रात आपले युवक युवती सगळीकडे प्रगती करत आहेत. त्यातीलच एक समाजाचे रत्न श्रीयुत नितीन रतिलाल पाटील मुळगाव बामखेडा येथील रहिवासी आहेत. सध्या पुणे येथे वस्त्यात राहतात. मूलतः त्यांचे शिक्षण MBA पर्यंत झालेले आहे. चित्रपट सृष्टीत दिग्दर्शक म्हणून आहेत. आजपर्यंत राजवर त्यांनी प्रेम तुझा, रंग कसा, विठू माऊली, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, एक होती राजकन्या या सिरियल मध्ये आपलं काम केलं आहे. त्याचप्रमाणे प्रेम रंग, पाकिट, फाईट, पतंग, फाटक, रमजान, काली माती अशा विविध मराठी चित्रपट तसेच महाभारत आणि पाणी प्रश्न मराठी नाटक, त्याचप्रमाणे रस्के करम, कमर, जोकर या सारख्या जोरदार हिंदी गाण्यात त्यांचा महत्वाचा भूमिका त्यांनी साकारल्या आहेत. गुजर भाषेत कदाचित या सर्व पहिल्यांदाच एवढं शूट झालं असावं. ब्लाइंड लव नावाची वेब सिरीज, संसार तारो मारो, संसार निवाद, पाणीनी साथ, घेरनी वाद अशा विविध क्षेत्रातून ते आपलं प्रकटन आपल्या समोर ठेवत आहेत. आम्हा आपला सर्व सार्थ अभियान आहे. तसेच नितीनबाईंना आजपर्यंत ते ॲब्रेटेक कॉर्पोरेशनचे CEO आहेत. आतापर्यंत अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळ आणि संध्यादीप फाउंडेशन पुणे 2017 यांचा उत्कृष्ट अभियंता पुरस्कार, तसेच स्टार महाराष्ट्र सन्मान 2019, अखिल भारतीय मराठी सन्मान परिषद, साहित्य परिषद अवॉर्ड याचा पुरस्कार चित्रपट सृष्टीतल्या योगदानासाठी, केदारनाथ प्रतिष्ठान पुणे यांचा समाजगौरव पुरस्कार, समाजभूषण पुरस्कार, पाटीदार समाज वडोदरा अशा विविध आपल्या शहरातून त्यांना सन्मानित करण्यात आले आहे. अशा विविध पुरस्कारांनी त्यांना सन्मानित केले आहे. विविध मराठी चित्रपट, सिरियल, गाणी, वेब सिरियल सगळीकडे त्यांनी कार्य पताका डोलाने फडकत आहेत. त्यांना पुढच्या वाटचालीस केदारनाथ प्रतिष्ठान GCC कडनं हार्दिक शुभेच्छा. नितीन भाई प्लीज. थँक्यू जितेंद्र भाई. नितीन भाई, थँक्यू. over to you please. Okay. Thank you, Jitendra bhai. Welcome to all of you in this seminar. First, thanks to GCCA for inviting me. Such a great moment for me. Firstly, मेरा लाइफ जर्नी जो है मैं वो इंट्रोड्यूस करूंगा, उसके बाद में मेन सब्जेक्ट पे आऊंगा. लाइफ जर्नी. Nitin bhai, sorry to interrupt you.
आपण मराठी लँग्वेज, गुजरात लँग्वेज, हिंदी लँग्वेज आपण जेवण तुम्ही टीव्ही लँग्वेज यूज करू शकायचं. ठीक है, हिंदी कंटिन्यू जब प्रॉब्लम आया था. ओके. आई एम बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली. मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं. माय डैड वाज टीचर, मॉम हाउसवाइफ, एंड वी आर 2 brothers. आई एम यंगर वन. तो इसके हिसाब से जो मेरा चाइल्डहुड जो पीरियड रहा वो बहुत ही अच्छा रहा. मतलब उसमें बहुत सारा खेल कूद वगैरह सब कुछ था. उसके बाद में जो स्टैंडर्ड 5th से लेके 10th तक जो मेरा पीरियड था वो मोस्टली एजुकेशनल डिसिप्लिन का पीरियड था. जो मेरे डैड एजुकेशनल रिलेशन के हिसाब से बहुत डिसिप्लिनरी थे. तो 5 to 10 उसके बीच में जो मेरा रैंक आता था 1st, 2nd, 3rd, तो काफी अच्छा था मैं. उसके बाद में जो 11th, 12th किया तो उस पीरियड में मैं कुछ सोशल एक्टिविटीज एंड अदर एक्टिविटीज लाइक जो स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह है उसमें मैं भाग ले जो पार्टिसिपेट किया था. मोस्ट ऑफ जो प्रोग्राम्स थे मैं अटेंड करता था. उसके बाद में जब कॉलेज जर्नी चालू हुआ तो कॉलेज में कुछ प्रोग्राम्स किया है, स्टेज शोज किए. फिर एक ऑर्केस्ट्रा में ज्वाइन किया. तो ऑर्केस्ट्रा बहुत काफी मुझे पॉपुलैरिटी भी मिली उस टाइम पे. फिर ड्यूरिंग दैट पीरियड कि ऐसा था कि जो घर का एक्सपेक्टेशंस था कि यू हैव टू जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर्स. गवर्नमेंट सेक्टर में आप जॉब करना चाहिए. क्योंकि आई एम फ्रॉम नेटिव बामखेड़ा. बामखेड़ा में ऐसा है कि हर एक घर से एक एम्प्लॉइज जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो पहले से चलती आ रही. तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस था मेरे तरफ से कि आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करो. तो ग्रेजुएशन में मैंने इंग्लिश लिटरेचर लेके ग्रेजुएट कंप्लीट किया. उसके बाद में फिर मुझे वो चीज नहीं चाहिए थी. मुझे ग्रेजुएशन करके कुछ अलग करना चाहिए था. तो मेरे दिमाग में जो आइडिया था वो MBA का. तो उस टाइम पे मैंने काफी सारे इंक्वायरी की क्योंकि पहले तो पता नहीं था. इतना पता था कि इनिशियल कुछ एंट्रेंस टेस्ट रहता है, उसके बाद में फिर सिलेक्शन रहता है, लेकिन कहाँ से वो फॉर्म फिलअप है, कहाँ से वो होगा तो मुझे कुछ पता नहीं था. जब इंक्वायरी किया, एक स्टूडेंट से इंक्वायरी किया और बाकी लोगों से इंक्वायरी किया, तब उन्होंने बोला कि नहीं ये जो एंट्रेंस है बहुत हार्ड होती है. तो इतनी हार्ड कि आपका जो चांसेस है वो 90% ना के बराबर है. बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम दैट इंग्लिश लिटरेचर सेगमेंट और उसमें जो है मैथमेटिक्स नहीं है, स्टैटिस्टिक्स नहीं है और मेनी अदर सब्जेक्ट्स नहीं थे. तो मुझे बहुत सारे लोगों ने मना किया. तो मेरा मोटिवेशन जो था उसकी तरफ से तो मेरा मोरल उन्होंने डाउन करने की कोशिश की, लेकिन 10% मेरे पास में था. तो उस 10% के बदौलत मैंने निश्चित किया कि मुझे MBA करना ही है. तो मैंने माइंड सेट कर लिया और एक ठान ली कि ठीक है 10% मेरे पास में है. अगर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर मैं फेल हुआ तो मेरा इफर्ट वेस्ट जाएगा, कुछ पैसा वेस्ट जाएगा, बस उतना ही होगा ना. लेकिन उस जो वेस्ट गया है लेकिन मुझे कुछ सीखने को तो मिलेगा. तो फिर मैं लास्टली अपने VSGM मेंबर और GCCA के मेंबर्स जो है कृष्णा सर, उनको कॉल अप किया. फिर उनसे गाइडेंस लिया तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं कुछ हेल्प कर सकता है. तो उसके बाद में उन्होंने मुझे इनवाइट किया वहाँ नासिक. तो अराउंड 1 month मैंने नासिक में उनके अंडर ट्रेनिंग ली जो एंट्रेंस टेस्ट के लिए 3 से 4 घंटे वो मुझे पढ़ाते थे. फिर 10-12 घंटे मैं पढ़ाई करता था. तो उसके हिसाब से आफ्टर 30 days जब मेरा एंट्रेंस टेस्ट था तो एंट्रेंस टेस्ट के लिए हम लोकल 25 से 27 स्टूडेंट्स वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए गए. अराउंड 24 स्टूडेंट्स जो है फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. तो जब उन्होंने भी एग्जाम दिया, मैंने दिया, लास्ट में जब रिजल्ट क्रैक हुआ तो ओनली 3 स्टूडेंट्स पास आउट. तो उसमें मैं अकेला ही नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था. बाकी 2 लोग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे और बाकी लोग वो क्रैक नहीं कर पाए. तो वहां से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया.
बाद में जो मुझे कॉलेज चाहिए था, डिजायर कॉलेज पुणे यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिला। उसके बाद में एमबीए के चलते मैंने साथ साथ में जो है मेरी हॉबीज, जो मेरे अंदर का कलाकार था, वो भी मेरी कलाकृति चालू रखी। कुछ पार्टिसिपेट किया, कुछ डांस कॉम्पिटिशन हो या कुछ अलग चीज। फिर इन बिटवीन मैं जो कॉलेज के जो गैदरिंग्स थे, तो गैदरिंग्स में मैं कॉन्ट्रैक्ट लेने लगा, गैदरिंग का कॉन्ट्रैक्ट। तो वो चलता गया पैरेलली। बाद में फिर एमबीए पास आउट होने के बाद में जॉब किया 2-3 साल। जॉब करने के बाद में फिर मेरा मेन मोटो था बिजनेस करना। तो बिजनेस में मैंने एंट्री किया। काफी सारे लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला और सपोर्ट मिला। तो वो सपोर्ट और कुछ नॉलेज भी मिला, तो मैंने मेरा बिजनेस में एंट्री किया। बिजनेस में कुछ पीरियड जाने के बाद में फिर मुझे ऐसा महसूस होता था, मेरे अंदर का कलाकार बाहर आने की कोशिश करता था, बहुत अस्वस्थ होता था मैं। तो फिर सोचा बाद में कि यार मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए इसके लिए। लेकिन दूसरा उसके पैरेलल ऐसा था कि मुझे बिजनेस भी मेरा रन करना था। बिजनेस और ये दोनों संभालना था और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई थी मेरे ऊपर। तो क्या किया जाए? तो उसी दरमियान एक डायरेक्टर, जो मराठी मूवीज डायरेक्टर मुख्यमंत्री गणप्या गावडे और यूथ टू, ये मूवीज जो है उनका डायरेक्टर है मिस्टर प्रमोद प्रभुलकर। उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे बोला कि आ जाओ आप मीटिंग के लिए। तो अराउंड 1 से 1.5 घंटा हमारी मीटिंग चली। उस वक्त मैं साथ में मेरी लड़की को लेके गया और वो लगभग 4th स्टैंडर्ड में थी उस टाइम। मैंने सोचा कि चलो मुझे नहीं मिला, कम से कम इसको भी इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। तो वहां पे उसने लड़की को पूछा कि क्या बेटा आप करने चाहते हो? तो उसने मना कर दिया कि पापा मेरे से नहीं होगा, मेरा स्कूल है, ये है। बाद में उन्होंने बोला कि व्हाई यू आर नॉट ज्वाइन फॉर दैट। तो मैंने बोला कि यार अभी मुझे बिजनेस और ये दोनों, मतलब एक माइंड करता था ज्वाइन करूं, एक माइंड करता था कि ज्वाइन नहीं करना है। तो मैंने बोला सर मुझे 2-4 दिन दीजिए। मैं रिटर्न आ गया घर पे वही दुविधा में। फिर फैमिली से डिस्कस किया, उन्होंने बोला कि यू कैन गो फॉर इट। तो मैं वापस उनके पास में गया। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको पहले टेक्निकल गाइडेंस लेना होगा, वो 1 साल का आपका ड्यूरेशन होगा, उसमें आपको सारी चीज सिखाई जाएंगी। और बाद में उन्होंने बोला कि ये आप कोर्स करने के बाद में आपको हम प्लेसमेंट नहीं दे सकते, काम नहीं दे सकते। आपको यू हैव टू डू यूर ओन, आपको वो करना है। लेकिन उसी टाइम पे यार अपना तो कोई गॉडफादर नहीं है इंडस्ट्रीज में, कैसा करना है। लेकिन फॉर्चुनेटली वहां पे कुछ 2-4 लड़के थे जो एक्स स्टूडेंट्स थे, वो एकेडमी के, उनसे भी बात हो रही थी मेरी। तो उसमें से 3 लड़कों ने बोला कि यार हम तो वेस्ट में घूम रहे, हमारा पैसा गया, टाइम गया, और हम तो मैंने पूछा उनको आपने ऑडिशंस दिया था? हाँ, बोले बॉम्बे में जाके आए, ऑडिशंस दिया था, पुणे में ऑडिशंस हुआ, बहुत सारा हमने इफर्ट्स किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, अभी कोई काम नहीं है हमारे पास। तो मैंने बोला यार ट्राई किया। मैंने बोला चलो ठीक है, ऊपर तो चांस लेने में कोई हर्ज नहीं। तो इसलिए मैंने चांस लिया और वो एकेडमी ज्वाइन किया। वह ज्वाइन करने के बाद में मेरा जो फर्स्ट प्ले था महाभारत, जहां मैंने अर्जुन की भूमिका प्ले की, उसके बाद में वो जो प्ले था बहुत सुपर हिट रहा। उसके बाद में फिर कुछ शॉर्ट फिल्म्स में किया, कुछ प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस करने के बाद में कुछ डायरेक्टर से मुलाकात भी किया। उसमें से एक डायरेक्टर को मेरी शॉर्ट फिल्म पसंद आई, तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि आप मेरे मूवी में काम कर रहे हो। तो उस मूवी का शूट फिर उसके बाद 1 महीने बाद लगा। तो उस मैंने पूछा कास्टिंग कौन है, उसमें कौन कौन कलाकार है? तो उन्होंने बोला कि चेतन दलवी है और पैडी कामरे है। तो चेतन दलवी जो है, उनका जो लड़का है उसका रोल आपका है। तो मैं तो बहुत सरप्राइज हो गया। जब तक मैं छोटा था तब से चेतन दलवी को देखते आ रहा, और आज मेरे सामने उसके साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा। तो वो मौका तलाश में था और वो मौका मुझे मिल गया। फिर उसके बाद में जब शूट स्टार्ट हुआ,
तो आधा शूट हुआ, अनफॉर्चुनेटली जो प्रोड्यूसर है उनका एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चले गए, तो वो शूट वहीं पे स्टॉप हो गया। फिर उसके बाद में अभी क्या करना है, वो शूट तो वहीं पे खत्म हो गया, फिर वापस जीरो से स्टार्ट करना, फिर स्टार्ट किया। फिर उस दरम्यान कुछ डायरेक्टर से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है हम देखेंगे करेंगे। लेकिन ये जो मेरा मूवी था जो आधा था, उसके जो कैमरा मैन थे राजेश पाटोळे, वो डायरेक्टर भी थे, तो उन्होंने मुझे एक बार कॉल करके बुलाया। सडनली कॉल आया उनका कि मैं मूवी कर रहा हूँ, आप आ जाइए मिलने के लिए। तो फिर उसके साथ मीटिंग की और उन्होंने मुझे काम दिया। तो उनके 1, 2, 3 मूवीज में मुझे काम मिला। उसके बाद में फिर ऐसा दिन आया कि मुझे कभी ऑडिशन देने की जरूरत नहीं गिरी। फिर कंटिन्यूसली मुझे काम मिलते गए। एक काम मिलने के बाद में कुछ मूवीज रिलीजिंग में है, कुछ रिलीज मतलब कुछ शूट में है। तो ये करते करते फिर मेरा बिजनेस ही पैरेलल में चलाने लगा। जो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट करके मैं दोनों काम संभालता था। और जो बिजनेस रन हो रहा अभी 17 से 18 साल, तो वो बिजनेस में भी मैं कंटिन्यूसली अपग्रेड करता गया कंटिन्यूसली। तो वो मेरा बिजनेस अभी कंटिन्यू है और यहाँ पे जो मैं टाइम दे रहा हूँ वो टाइम परफेक्ट मैनेजमेंट करके दे रहा हूँ। तो इसके बाद में मैं बॉम्बे गया। मुंबई जाके कुछ लोगों से पहचान हुई, रेफरेंस मिला। फिर महेश कोठारे जी, उनका जो सीरियल था विठू मावली, तो विठू मावली में मुझे काम मिला। फिर उसके बाद में प्रेमा तुझा रंग कसा, देन एक होती राजकन्या, देन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जिसका टीआरपी मराठी में ज्यादा है, वो सीरियल्स मुझे मिली। तो अभी तक जो मेरी कारगिर्द है वो काफी अच्छी रही। और इस ड्यूरिंग मुझे काफी सपोर्ट मिला काफी लोगों का, और अपने कम्युनिटी का भी सपोर्ट मिला, जिसमें अलग अलग जो वीर्स मंडल है उन्होंने मुझे फेलिसिटेट किया, मेरा मेरी सराहना की, मेरा मोरल बढ़ाया। बहुत सारी मुझे जो शुभेच्छा मिली, उसके बदौलत मैं आज काफी अच्छे लेवल पे पहुंच गया है। और अभी भी ये लॉकडाउन नहीं होता तो मेरे पास 2 मूवीज होती, वो मार्च और मई में शूट होने वाली थी। तो उसकी लॉकडाउन की वजह से वो पोस्टपोन हो गई। आफ्टर दिवाली वो मे बी शूट होगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी डिसीजन लेना है अपने आप पे डिसीजन ले। जो यंगस्टर को एक ही है कि जो 10 लोग निगेटिव बोलने वाले हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, आपके माइंड से क्या लगता है, आपके दिल से आपको क्या लगता है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट देन गो फॉर दैट। मैं तो 1% पे भी कभी कभी खेल जाता हूँ। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा, लेकिन उससे कुछ तो भी सीखने के लिए मिलेगा। आप तो आप एटलीस्ट ट्राई तो किया, आपको सेटिस्फैक्शन रहेगा। तो मेरे जो यंगस्टर्स से गुजारिश है कि आप एटलीस्ट ट्राई कीजिए। तो आज तक मुझे जिन्होंने भी सपोर्ट किया है मैं कभी भूलूंगा नहीं। और एक मैं एग्जांपल सिंपली देना चाहता हूँ। मेरे जो फेवरेट है अमिताभ बच्चन, उनकी जो फर्स्ट मूवी थी जंजीर, जंजीर में उन्होंने जो बढ़िया रोल किया था और सुपर हिट भी हुई थी। प्रकाश मेहरा जो डायरेक्टर थे, उन्होंने फर्स्ट चांस दिया था उनको। उसके बाद में वो तो सुपरस्टार हो गए, रातों रात सुपरस्टार हो गए। सुपरस्टार होने के बाद में उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर जब वो दिन ब दिन वो आगे जा रहे थे, लेकिन प्रकाश मेहरा जी जो थे वो धीरे 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 उनकी हालत बदतर होती जा रही थी। फिर एक दिन ऐसा है कि प्रकाश मेहरा जी यार सोचने लगे कि मुझे एक मूवी बनानी है, वही ऊपर लेके आ सकती है मुझे, और उसका जो हीरो रहेगा वो अमिताभ बच्चन जी को लेकर ही मुझे करना है। तो फिर उन्होंने सोचा यार आज तो ये बड़ा सुपरस्टार है, कैसे क्या मैं उससे बात करूं, उसके पास तो ऑलरेडी मूवी की लाइंस है। तो फिर ऐसे में 1-2 मंथ चले गए। फिर 3 मंथ के बाद उन्होंने हिम्मत करके फोन उठाया, बोला हेलो सर जी, मैं प्रकाश मेहरा जी बोल रहा हूँ। उन्होंने हाँ सर बोलिए।
तो फिर मैं एक पिक्चर बनाने जा रहा हूँ और उसमें मैं चाहता हूँ कि आप काम करें उसमें। तो ये सुन के अमिताभ जी ने वो फोन रख दिया। रखने के बाद में प्रकाश जी बोले यार पता नहीं अभी उनको अच्छा नहीं लगा होगा या उनके पास बहुत सारी मूवीज होगी, क्या हो गई, वो माइंड थिंकिंग में। फिर कुछ देर बाद अचानक बेल बजी, डोर के पास आए तो देखते हैं अमिताभ बच्चन जी और जया जी दोनों सामने खड़े हैं। दोनों सामने खड़े तो वो बड़े सरप्राइज हो गए, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अंदर लेके आए, सोफे पे बैठाया। बैठाने के बाद अमित जी ने बोला कि आपको क्या मूवी करना है? और बोले हाँ मूवी करना है, लेकिन आपके पास तो टाइम नहीं होगा, आपके ऑलरेडी मूवीज चल रही ये है। बोले यार कब लगाना है शूट? तो प्रकाश जी बोले कि नहीं नेक्स्ट मंथ। तो अमित जी ने पूछा कि कितना टाइम लगेगा? बोले 2.5 से 3 मंथ लगेगा। तो इमीडिएट उन्होंने एक कॉल किया अपने मैनेजर्स को बोला कि नेक्स्ट मंथ से आगे जो भी मेरा शूटिंग शेड्यूल है वो पोस्टपोन कर दो, और जिसको जल्दी है कोई और हीरो से लेके वो करवाए। तो वो देख के प्रकाश जी मतलब इतना सरप्राइज कि क्या इतना सुपरस्टार और क्या बात कर रहे हैं। तो उतना उनका डेडिकेशन था अमित जी का, और उस मूवी के लिए उन्होंने ओनली 1 रुपीज चार्ज किया था, पैसा नहीं लिया उस मूवीज के लिए। और वो जो मूवी है बाद में चल के सुपर डुपर हिट हुई, और प्रकाश मेहरा जी को वो ऊपर लेके आई वो मूवी, और वो मूवी का नाम था शराबी। तो दोस्तों अमित जी इतने बड़े स्टार होकर ही जिन्होंने उनको पहला ब्रेक दिया वो नहीं भूल पाए, तो हम तो बहुत दूर की बात है। धन्यवाद। अभी हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं। राजेंद्र भाई स्क्रीन बोलो ना दिन में नेक्स्ट नहीं थे, नेक्स्ट इन्हें क्लोज करो, नेक्स्ट पेज शेयर करो। ओके ओके गॉट इट। नाउ हम स्टार्ट करेंगे अपने मेन सब्जेक्ट पे, इंट्रोडक्शन टू फिल्म इंडस्ट्रीज। फिल्म इंडस्ट्री क्या है? बहुत लोगों ने मुझे पूछा है क्या प्रोसेस रहता है, उसमें क्या रहता है, फिल्म बनाने के लिए क्या क्या लगता है। तो मैं ऑब्वियसली बोलूंगा कि फिल्म के लिए 3 बातें जरूरी है। वो है प्री प्रोडक्शन एंड प्लानिंग, प्रोडक्शन है, पोस्ट प्रोडक्शन है। प्रोडक्शंस जनरली हम वर्ड कुछ प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे मूवी ऐसो एक प्रोडक्ट है तो हम उसी को प्रोडक्शन बोलते हैं। जो मूवी ऑन फ्लोर शूट करने से पहले जो होता है वो प्री प्रोडक्शंस होता है। तो प्री प्रोडक्शंस मूवी का जो बैकबोन है वो स्टोरी है, कंसेप्ट है। अगर कंसेप्ट अच्छा रहेगा तो मूवी चलेगी, और वो कंसेप्ट कौन करता है, कौन लिखता है? राइटर। अगर राइटर कंसेप्ट लिखता है तो उसके साथ में वो स्क्रीन पे बाद में स्क्रीन प्ले लिखता है, फिर डायलॉग लिखता है। वो डायलॉग लिखने के बाद अपनी एक स्टोरी कंप्लीट होती है। वो स्टोरी कंप्लीट होने के बाद में वो सेंसर को जाती है। अगर किसी को राइटिंग का शौक है तो वो राइट कर सकते हैं, अपनी स्टोरी राइट कर सकते हैं। और सेकंड, अगर स्टोरी कंप्लीट होने के बाद, सेंसर कंप्लीट होने के बाद में फिर उसको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उनको वो जो स्क्रीन प्ले है, जो कंसेप्ट है, उनको पर्दे पे लाने के लिए डायरेक्टर की आवश्यकता है। देन डायरेक्टर जो है उसको पर्दे पे लाता है। तो हंटिंग फॉर डायरेक्टर, तो जो वो डायरेक्टर के पास में जाता है, स्टोरी कंसेप्ट बोलता है, अगर उसको पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट डायरेक्टर। अगर उसको पसंद आती है, कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ चेंजेस है, एंड चेंजेस है, तो वो कर लेते हैं। तो अभी डायरेक्टर हो गया, राइटर की स्टोरी हो गई। अभी भाई पैसा कौन लगाएगा उसमें? तो पैसा लगाने वाला है प्रोड्यूसर। जो पैसा लगाते हैं उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो प्रोड्यूसर वहां पे पैसा लगाने के लिए राजी हो जाती है, राजी हो जाता है, मतलब उसका बिजनेस हो जाता है। और इन बिटवीन अगर उनको कुछ प्रिपरेशन करना है सॉन्ग का, तो उसमें सॉन्ग्स के लिरिक्स है, म्यूजिक है, म्यूजिक वाले म्यूजिक देता है और सिंगर रिकॉर्डिंग करता है, तो टोटल सॉन्ग कंपोज होता है। ये तीनों जो प्रोसीजर है वो म्यूचुअली अलग अलग भी हो सकता है। अगर प्रोड्यूसर है उसको स्टोरी चाहिए तो वो भी अप्रोच कर सकता है। अभी तो क्या है, डायरेक्टर ही स्टोरी लिखता है,
कभी कभी। और अभी सर्टन जो कैरेक्टर्स है, प्रोडक्शन लेवल में जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है फिल्म, वो एक्टर्स भी प्रोड्यूस करने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल है अजय देवगन जी है, अक्षय कुमार है, सलमान खान है, वो एक्टर फिल्म अपनी खुद प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है अपने जो यंगस्टर्स है, जिसको हॉबी है सिंगिंग के लिए, लिरिक्स लिखने के लिए, म्यूजिक के लिए अपॉर्चुनिटी है। और उसके आगे क्या क्या करना है, अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन उसको क्या गाइडलाइन दिखाना है मैं आपको बाद में वो शेयर करता हूँ। देन बजट फिल्म का बजट कैसे तय होता है? तो फर्स्ट थिंग है स्टोरी के ऊपर जाता है, तभी वो अर्बन या रूरल या फॉरेन कहाँ पे शूट होने वाली है वो है। स्टार कास्ट कौन है? बड़ी स्टार कास्ट सलमान खान है या शाहरुख है, कौन? जो जितना अच्छा बजट है अच्छी स्टार कास्ट मिल जाएगी, या फिर विकी कौशल को लेके भी आप बना सकते हैं। देन लोकेशन मेजर इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी खर्चा तय होता है। अगर सेट लगाना है बड़ा तो उसका अलग सा खर्चा आएगा। देन टेक्निकल इक्विपमेंट, अगर कैमरा वगैरह है, कैमरा कितने लगाना है, कैमरा का बहुत सा टाइप है, फ्रॉम 10 लाख टू अप टू 12 करोड़ इतना प्राइजेस है। तो कौन कौन से कैमरे क्या क्या यूज करना है, टेक्निकल इक्विपमेंट वो है। देन प्रॉपर्टीज है, गाड़ियां है, क्या क्या तुड़वाना है वो एक है। देन ट्रैवलिंग, अगर फॉरेन ट्रैवलिंग करते हैं इंडियन, ये तो अब्रॉड में खर्चा बहुत रहता है, लेकिन शूट ड्यूरेशन जो है इसके ऊपर भी शूट का बजट आता है। शूट कितने दिन चलेगा उसके ऊपर है बजट। अगर शूट आपका एक्सटेंड होता है तो बजट ऑब्वियसली बढ़ जाता है। नॉर्मली जो मराठी फिल्म्स है वो 30 to 45 डेज में अगर वन शेड्यूल में करे तो कंप्लीट हो जाती है। अगर हिंदी फिल्म्स की बात करो तो 45 डेज से वो 6 महीना तक चलती है मिनिमम, अगर वन शेड्यूल रहा तो। डिपेंड्स अपॉन डेट्स ऑफ एक्टर्स। बाद में है सॉन्ग कहाँ पे आप रिकॉर्डिंग करेंगे, किससे सिंगिंग करवाओगे, तो उसमें उसका बजट जाएगा। देन फाइट सीक्वेल है, फाइट सीक्वेल में कौन सा फाइट और कितनी, जो फॉर एग्जांपल आप देखेंगे तो रोहित शेट्टी है, उनके फाइट में सबसे ज्यादा बजट जाता है। और क्रोमा, वीएफएक्स क्रोमा है तो क्रोमा में भी बजट जाता है। तो बजट इसके हिसाब से तय होता है कि बिजनेस जो करने वाला है, मीन्स प्रोड्यूसर अपने फिल्म में जितना पैसा डालना है तो कितना डालना है, वो बजट इसके हिसाब से तय करना पड़ता है उसको। देन प्री प्लानिंग फॉर प्रोडक्शन से पहले क्या क्या प्लानिंग करना पड़ता है, कि हम मूवी के बारे में बात कर रहे हैं ओनली, तो उसमें लीगल परमिशंस कुछ लेनी पड़ती है। कास्टिंग में आप स्टार कास्ट कौन सिलेक्ट किया है वो आपको उसके हिसाब से उनके डेट्स लेना पड़ता है। देन शेड्यूल्स उनके डेट्स क्या क्या अवेलेबल है। और शॉर्ट सिलेक्शन, ये जो टेक्निकल मैटर्स है, वो जो डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, कौन से शॉट कहाँ पे लेना है, कैसे लेना है, उसका मार्केशंस रहता है। देन कॉस्ट्यूम्स आप स्टार कास्ट के लिए, हर एक स्टार कास्ट के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किया जाता है। तो हर एक स्टार के लिए क्या क्या कॉस्ट्यूम्स रहेगा, ये ड्रेस डिजाइनर और ये मिलकर तैयार करते हैं। और प्रॉपर्टीज क्या क्या लगेगी, सीन वाइज प्रॉपर्टी क्या क्या लगेगी, ऐसा डेटा शीट कंप्लीट करते हैं। और ये टोटली फ्लोर में जाने से पहले सारा कुछ डेटा रेडी होता है उनके पास। देन नेक्स्ट है प्रोडक्शन, जो मूवी शूट होती है ऑन द फ्लोर, वहां पे प्रोडक्शन में कौन कौन सी टीम्स है। एक टीम जो है, यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, करियर अपॉर्चुनिटी मेनली मैं चाहूंगा, और उसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। तो क्या क्या कितने कितने टीम्स काम करती है प्रोडक्शंस में, हमें ओनली पर्दे पे दिखता है आर्टिस्ट, 4 आर्टिस्ट, 5 आर्टिस्ट जो सीन में है, लेकिन उसके पीछे जो काम करने वाले हैं 200-250 लोग, वो उनकी मेहनत बहुत रहती है, और मेहनत के बदौलत ये फिल्म पर्दे पे आती है। तो
फर्स्ट जो है एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन मैनेजर के तरीके रहते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर उनका काम क्या है? प्रोडक्शन मैनेजर जो है, जो डेली सेट पे खाना होता है, चाय नाश्ता, वो सारा अरेंजमेंट करता है। देन जो ट्रैवलिंग, जो आर्टिस्ट के लिए ट्रैवलिंग है, वो ट्रैवलिंग मैनेजमेंट करता है। जहाँ पे सेट पे कुछ प्रोडक्ट लगता है, कुछ प्रॉपर्टीज लगती है, उसका अरेंजमेंट प्रोडक्शन मैनेजर करता है। तो ये काम है प्रोडक्शन मैनेजर। देन कैमरा डिपार्टमेंट, कैमरा डिपार्टमेंट ये सबसे अच्छी चीज है और बढ़िया चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है मैं तो बोलूंगा, क्योंकि डीओपी मतलब कैमरामैन को आप डीओपी बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। कितना भी बढ़िया बढ़िया स्टोरी हो, एक्टर कितना भी बढ़िया एक्टिंग कर लो, लेकिन वो जो कैप्चर करना है, फ्रेम कैप्चर अच्छा नहीं होगा तो पिक्चर क्या होगा? डिब्बे में जाएगा। तो डीओपी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डीओपी जो कैमरा डिपार्टमेंट की टीम से, उसमें 3 to 5 पीपल्स रहते हैं। अगर सिंगल कैमरा हो तो उसमें लेंसेस है, लेंसेस चेंज करना है, ये बहुत सारे काम है उसमें। और एक सेपरेट कैमरा छोटा आता है, वो कंटिन्यूटी के लिए है, कंटिन्यूटी वो चेक करता है या मेकिंग के लिए यूज करता है। उससे अलग सेपरेट वो कैमरा रन करने के लिए सेपरेट आदमी होते हैं। देन लाइट्स डिपार्टमेंट, अगर किसी को इंटरेस्ट होगा लाइट्स में, तो लाइट्स वहां पे क्या काम करता है? लाइट्स इंपॉर्टेंट चीज है। लाइट शेयरिंग जो है, उसका एक टेक्निकल मेजरमेंट है, कितने डिस्टेंस में कितना लाइट रखना है। डे का शूट नाइट में कर सकते हैं, नाइट का शूट डे में कर सकते हैं, इतनी ताकत है। तो उतना टेक्निकल नॉलेज उसमें होना चाहिए। तो लाइट्स डिपार्टमेंट में जो इंटरेस्टेड है तो वो भी वहां पे वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग डिपार्टमेंट है। तो सेटिंग डिपार्टमेंट क्या होता है? अगर यहाँ पे हम शूट कर रहे हैं किसी हॉल में, वहां पे सोफा वगैरह है, कबर्ड वगैरह है, वो इधर से उधर पटक करना, कैमरा जहाँ पे चलता है, कैमरा ट्रॉलीज है, वो इधर से उधर हटाना, ये सब काम सेटिंग वाले करते हैं। आर्ट डिपार्टमेंट, आर्ट डिपार्टमेंट का तो करिश्मा होता है। अगर मुझे पुलिस स्टेशन का कुछ सीन शूट करना है तो वो सेट लगाना पड़ेगा, और लगाने के लिए ये आर्ट डिपार्टमेंट काम करता है वहां पे। अगर कोई दीवार गिराना है, फाइट से दीवार गिराना है, तो वहां पे थर्माकोल का अरेंजमेंट वो करके देते हैं। थर्माकोल से दीवार बन जाएगी, पेंट करवा देंगे। तो एक क्रूशियल डिपार्टमेंट है आर्ट डिपार्टमेंट। देन कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट क्या करती है? हर एक आर्टिस्ट के हिसाब से हर एक कॉस्ट्यूम तय करती है। तय करने के बाद में उनको क्या, प्रेस से लेके सारा कुछ फिटिंग्स तक वो देखती है। फिर शूट जब सीन शुरू होता है, कॉस्ट्यूम देते हैं, और कॉस्ट्यूम और उनकी जो प्रॉपर्टीज है, जो भी है, वो उसकी जिम्मेवारी उनके पास में होती है। ये स्पॉट डिपार्टमेंट, ये बहुत ही हमारे काम का डिपार्टमेंट है। जब आर्टिस्ट लोग ग्रीन रूम में होते हैं या वैनिटी में रहते हैं, तो ड्यूरिंग शूट उनको चाय पानी वगैरह वगैरह देने का काम ये स्पॉट वाइज करते हैं। लोकेशन हंटिंग और परमिशन डिपार्टमेंट की एक टीम रहती है। जहाँ पे शूट करना है तो वहाँ पे गवर्नमेंट परमिशन लेने पड़ते हैं, तो परमिशन लेने का काम वो डिपार्टमेंट करती है। तो जिनको ट्रैवलिंग की आदत है और कम्युनिकेशन अच्छा है, तो उनको ये डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट लेने के लिए अच्छा है। देन लेपल माइक डिपार्टमेंट, रिकॉर्डिंग डिपार्टमेंट। हर एक आर्टिस्ट का जो वॉइस रिकॉर्डिंग होता है वो लेपल माइक के जरिए होता है। तो लेपल माइक एक ऐसा है कि ये पर्सनल उसमें बिजनेस कर सकते हैं। आप रिकॉर्डिंग यूनिट परचेस कीजिए, तो ये लोग हायर करते हैं। कोई भी प्रोडक्शन का खुद का लेपल माइक यूनिट नहीं होता है, वो कैमरा यूनिट और ये यूनिट दोनों हायर करते हैं। तो उसमें आप टेक्निकल नॉलेज लेके उसमें बिजनेस में भी जा सकते हैं। देन कास्टिंग डायरेक्टर और कोऑर्डिनेटर, ये क्या है? फिल्म में कौन कौन काम करने वाला है उसका तय करते हैं वो। आपको जो कलाकार को जो चांस देने वाले कास्टिंग डायरेक्टर है। फिल्म में जब मॉब सीन्स में कुछ मॉब्स लगता है, नंबर ऑफ पीपल्स 200-300 लगता है, तो ये लोग कोऑर्डिनेशन करके इकट्ठा करके लेके आते हैं। तो ये टीम वहां पे काम करती है। डायरेक्टर टीम, डायरेक्टर टीम में असिस्टेंट डायरेक्टर्स भी रहते हैं, और एक हिंदी मूवी में करीबन 8 से 10 या ज्यादा भी
असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, हर एक का काम डिफाइन किया जाता है। ये क्रूशियल डिपार्टमेंट है। मेन डायरेक्टर्स के साथ में 2 असिस्टेंट डायरेक्टर रहते हैं, उसमें शॉट डिजाइन, कैमरा एंगल्स वगैरह सारा कुछ सेटअप करते हैं, फिर कैमरा कोऑर्डिनेशन करते हैं। ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स है वो आर्टिस्ट और इसके बीच में, डायरेक्टर के बीच में कोऑर्डिनेशन करते हैं। दूसरा जो असिस्टेंट डायरेक्टर और अनदर रहते हैं वो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में हैंडल करते हैं। तो एक एक के ऊपर एक एक जिम्मेदारी दी जाती है। देन आती है मेकअप टीम। आर्टिस्ट के बाद में बात करूंगा मैं। मेकअप टीम जो आप सीरियल या मूवीज में फाइट सीक्वेंस देखते हैं, वहां पे जो मेकअप किया जाता है वो मेकअप रियल लगता है, बहुत रियल। तो वो जो मेकअप का काम है मेकअप टीम करती है। अगर आपका जल गया वो दिखाना है, अगर खून निकल आया वो दिखाना है, तो मेकअप टीम का काम रहता है वो। देन एक्शन डायरेक्टर, फाइट मास्टर। ये फाइट मास्टर जो है वो अपने फाइट्स के लोगों को, अपने जो फाइट ट्रेन लोग जो है उनकी टीम के साथ वो आते हैं, जो भी हथियार लेके आते हैं और वहां पे शूट करते हैं, प्रॉपरली शूट करते हैं। उनकी मेहनत बहुत है और ये फाइट मास्टर अपने जान पे खेल के वो शॉट देते हैं। तो मैं इसका एक वीडियो दिखाना चाहूंगा आपको। मैं राजेंद्र भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, एक फाइट वीडियो नंबर 1 आप रन कीजिए प्लीज। ओके। This is correct, right? नितिन भाई? यस करेक्ट। ये फाइट का सीन है, आप इसको देख सकते हैं। फाइट में कैसे वो रोप यूज किया है, क्या स्ट्रेटेजी यूज की है, आप देख सकते हैं। ओके। वहां पे जो रोप यूज किया है वो रोप के माध्यम से वो फाइट एक्शंस करते हैं, फिर बाद में वो रोप वीएफएक्स के जरिए निकाल देते हैं। एक पार्ट है आर्टिस्ट यानी जो एक्टर्स लोग जो फिल्म में काम कर रहे हैं, वो एक्टर्स, उनका क्या क्या काम रहता है, कैसा रहता है, मैं नेक्स्ट पॉइंट पे वो आने वाला हूँ। लेकिन ये सारे जो यूनिट्स है, ये इसके जरिए एक फिल्म तैयार होती है। अराउंड 200 to 250 लोग इसमें काम करते हैं। तो मैं यंगस्टर लोगों को कहना चाहूंगा कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, तो आप जिस डिपार्टमेंट में आप इंटरेस्ट ले सकते हैं, काम कर सकते हैं, करियर बना सकते हैं, तो आप उस डिपार्टमेंट में अभी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इस डिपार्टमेंट में मैक्सिमम मैंने देखा है 80% लोग यूपी एंड बिहार वहां से है, जो कभी मतलब 10वीं 12वीं भी नहीं हुआ है, वो लोग भी काम करके टेक्निकल नॉलेज लेके वहां पे काम करते हैं। और अभी पूरा मुंबई खाली हो गया है, तो आगे जाके यहाँ पे भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, उसमें जाके आप प्रॉपर वहां पे ट्रेनिंग ले करियर बना सकते हैं, या फिर उस लाइन में आप बिजनेस कर सकते हैं। जब हम अभी आते हैं आर्टिस्ट के ऊपर, ये आर्टिस्ट के जरिए मेन शूट होता है मूवीज का। तो ये शूट प्रोसेस, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि ये शूट प्रोसेस कैसा होता है, क्या होता है, शूट में क्या क्या चीजें यूज होती है। तो मैं उनको बोलना चाहूंगा कि शूट में फर्स्ट तो एक शेड्यूल रहता है। वो शेड्यूल जो है, अगर मॉर्निंग 8 में लगाया, 8 to 8 मतलब 12 आवर्स का वो शेड्यूल होता है। अगर 9 को लगाया तो 9 to 9
ऐसा शेड्यूल होता है। अगर 9 का शेड्यूल है तो आर्टिस्ट को पर टाइम दिया जाता है, वो 8 ओ क्लॉक, 1 घंटा पहले। 1 घंटा पहले आर्टिस्ट वहां पे रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्ट आने के बाद में वो ग्रीन रूम या फिर वैनिटी वैन में बैठते हैं। वैनिटी वैन मीन्स एक लग्जरी होती है, उसके अंदर ऑल फैसिलिटीज है, मेकअप है, टॉयलेट वॉशरूम्स है, पॉट वगैरह रहते हैं, वो वहाँ पे प्रिपरेशन करने के लिए जगह रहती है। तो वहाँ पे लोग आर्टिस्ट लोग वेट करते हैं। वहाँ आने के बाद में जो अपना अटेंडेंस, अगर अटेंडेंट आता है प्रोडक्शन से, वो अटेंड लेके जाता है। वो लेने के बाद में फिर बाद में असिस्टेंट डायरेक्टर जिसको असाइन किया है वो आएगा आपको अगर फर्स्ट टाइम वो सेट पे आए तो आपका क्या कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स आपको अच्छी तरह से समझा देगा और कौन सा सीन है आपको बोल देगा। फिर वो कॉस्ट्यूम्स वाला आएगा। कॉस्ट्यूम्स वाला आने के बाद में उसको कॉस्ट्यूम वाले को असिस्टेंट डायरेक्टर बोलता है कि इनका ये कॉस्ट्यूम है, ये प्रॉपर्टीज है। फिर मेकअप वाले को बुलाता है, मेकअप करवाता है। मेकअप करवाने के बाद में वो सीन में कितने लोग हैं, 4 रहे, 5 रहे, 2 लोग हैं, तो फिर उनका स्क्रिप्ट देके उनका प्रिपरेशन करके एक फाइनल रिहर्सल होता है। फाइनल रिहर्सल होने के बाद में शॉप फ्लोर में जाते हैं वो। लेकिन ये जो शूट प्रोसेस है वो आप फिल्म में देखते हैं कि फिल्म के सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पे शूट नहीं होता है। शूट होता है प्रॉपर कि अगर कोई सीन है, घर का सीन है, पहला सीन है, 20 हुआ है, 35 हुआ है, 40 है, तो ये अगर एक फिल्म में 5 सीन है घर के, तो क्या करते हैं वो घर पे एक ही साथ में जहाँ पे शूट लगता है तो साथ में ही 5 सीन वहीं पे शूट होता है। वो पहले होगा या बाद में होगा, नो मैटर। और वो 5 सीन में पहले से ही पहले सीन में कौन से आर्टिस्ट थे, बाद में जो सेकंड शूट होगा उसमें कितने आर्टिस्ट थे, 2 थे, 4 थे, 5 थे, बाद में तो वो सब का शेड्यूल रहता है और उसी शेड्यूल के हिसाब से उसी दिन उनको सबको बुलाया जाता है। तो इसके हिसाब से वन लोकेशन वो पूरे सीन शूट किए जाते हैं। बाद में जब शॉप फ्लोर पे पहुंचता है, मतलब शूट फ्लोर पे वहां पे आर्टिस्ट पहुंचता है, तो वहां पे डायरेक्शन टीम के पास में जो शॉट सिलेक्शन का चार्ट रहता है, फिर डायरेक्शन टीम आर्टिस्ट को शॉट समझाते हैं, कैसे क्या करना है, कैसा एंट्री करना है, मार्क दिया जाता है। फिर मार्क देने के बाद में कैमरा एंगल्स उनको बोल दिया जाता है कि पहले जो है मास्टर शॉट होगा। मास्टर शॉट मींस अगर आप स्क्रीन पे देखते हैं 5 लोग हैं उस सीन में, 4 बैठे हुए हैं, एक एंटर कर रहा, तो पूरा 5 ही लोगों का जो दूर से जो शॉट आता है उसको मास्टर शॉट बोलते हैं। तो पहले एक एंगल से मास्टर शॉट लेते हैं, लेकिन सेकंड फिर 2 शॉट बोलते हैं, खाली 2। फिर बाद में आप सीन में देखते हैं एक आदमी बोलता है, उसका चेहरा दिखाता है, उसके साथ में बैठा हुआ उसका दिखाता है, फिर अपोजिट जो रिएक्शन देता है उसका दिखाता है, मतलब 2 शॉट। फिर एक सेपरेट शॉट आता है, सेपरेट जो आदमी बैठा है, जो बोलता है, जो रिएक्शन देता है, तो उसका एक लेते हैं और ओएस बोलते हैं, ओवर टू शोल्डर। एक बैक साइड से पीछे वाले का बैक दिखता है, आगे वाले का फेस दिखता है। तो ऐसा नंबर ऑफ शॉट्स रहते हैं, शॉट्स एंगल्स। तो एक ही सीन 4-5 एंगल से शूट किया जाता है। शूट करने के बाद में वो एडिटिंग होके आपको सीन बढ़िया दिखता है। और जहाँ पे लोकेशंस होता है, मान लो कि एक बड़ा घर है, वहां पे हीरो का हॉल है, हॉल का शूट करना है, हॉल का शूट किया, फिर उसी को क्या करेंगे, सोफा बेफा ये जो है वो साइड में करके वहां पे हीरोइन का किचन लगा देंगे वही सेट पे, तो वो लोकेशन चीट कर देते हैं। और कई टाइम पे बहुत सारा चीटिंग करना पड़ता है वहां पे, क्योंकि जो है लिमिटेड लोकेशंस रहता है और शूट में भी कई जगह पे एक्टर्स जो है, एक्टर्स फुल्ली ट्रेन नहीं रहते हैं, तो वहां पे भी चीट करना पड़ता है। वैसा एक एग्जांपल आपको वीडियो मैं शो करना चाहूंगा। राजू भाई, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ 2 नंबर का एक वीडियो लगाइए।
नितिन भाई ये वाला है राइट? हाँ यस यस बरोबर। इसमें कंगना रनौत है और जो हॉर्स यूज किया गया है वो हॉर्स एक स्टैचू जैसा है, क्योंकि उसको हॉर्स राइडिंग नहीं आती है। यहाँ पे सीन चीट किया गया है। ओके भाई, थैंक यू। तो ये लोकेशन चीट बोलते हैं उसको, कि अलग अलग एंगल से हमें रियल दिखता है वहां पे। अभी जो मेन पॉइंट है, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आप एक्टर्स हो, मारी करता भी काय हो शकतो, देखो जो भाई। तो ये चीज है, मैं सबको ये बोलना चाहूंगा कि सबके लिए है, सबको काम मिल सकता है। जो एस्पायरिंग एक्टर्स है, एक्टर्स के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है। 10-10 ईयर्स से 80 ईयर्स तक वो एक्टिंग कर सकता है। उसके लिए कोई लुक्स माइनर नहीं है। जो लुक्स आप कैसे हैंडसम हो, हैंडसम ही होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। कौन सा भी कलर हो आपका, उससे कोई मतलब नहीं है। आप मोटे हैं, पतले हैं, उससे भी कोई मतलब नहीं है। आप हाइट में टॉल है, शॉर्ट है, एनी लुक्स, आप कौन से भी लुक्स हो, अगर आप एक्टिंग जानते हो, एक्टिंग की इच्छा रखते हो, आपके अंदर एक्टिंग का कीड़ा है, तो आप फिल्म इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हो, क्योंकि सभी तरह के कैरेक्टर लगते हैं फिल्म इंडस्ट्रीज में। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आपने तो बोल दिया। आप बोलेंगे तो आपने तो बोल दिया कि हाँ, सबका चांस आएगा, सबका नंबर लगेगा। तो मैं पहले जो फुल टाइम करियर करने वाले हैं उनसे बात करूंगा, उनके बारे में बात करूंगा कि अगर आप एक्टिंग के लिए इंटरेस्टेड हो, सीरियसली, अगर आपके अंदर कोई कलाकार है, तो आपको एक ही एडवाइस दूंगा, पहले आप टेक्निकल नॉलेज लीजिए, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज के बिना कुछ नहीं होगा। अगर मैं मेरे रेपुटेशन पे आपको भेज भी दिया, लेकिन वहां पे आप परफॉर्म नहीं कर पाए, तो क्या होगा? क्योंकि एक दिन का अगर 4 सीन होगा, तो 4 सीन में वो सब्स्टिट्यूट कहाँ से लाएंगे? अगर उस दिन का शूट कैंसिल होता है, तो खर्चा कितना बढ़ेगा? तो ये चीज होती है। तो पहले टेक्निकल नॉलेज अनिवार्य है। टेक्निकल नॉलेज में क्या आएगा आपका? थिएटर्स एंड फिल्म्स के बारे में, एक्टिंग क्या है, एक्टिंग कैसे करे, तो एक्टिंग आपको सीखना पड़ेगा। और एक्टिंग सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। तो एक्टिंग कंटिन्यूअस, एक्टिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस। तो वो धीरे धीरे आपको सीखना पड़ेगा। मतलब कोई अगर बोलेगा कि मैं एक्टिंग सीख गया हूं, तो वो रॉन्ग होगा, क्योंकि एक्टिंग सीख गया हूं मतलब ऐसा है कि कंटिन्यूअसली अपग्रेड होना पड़ता है। मैं अभी भी एक्टिंग सीख रहा हूँ। मीन्स अगर अमिताभ बच्चन माय फेवरेट है, वो अभी भी बोलते हैं कि मैं सीख रहा हूँ। अगर कोई मुझे किरदार निभाना है, तो मैं क्या करूंगा? एक्टिंग सीखूंगा। अगर मुझे पुलिस का किरदार फर्स्ट फिल्म में मैं निभाना चाहता था, तब मैं पुलिस स्टेशन में जाके बैठा, पुलिस को ऑब्जर्व किया, सारा कुछ ऑब्जर्व करना पड़ता है। उसके बाद में आपको कैसा कैरेक्टर आपको निभाना है, वो आपको आइडिया लेके आपको वो कैरेक्टर प्ले करना है। तो टेक्निकल नॉलेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल नॉलेज होने के बाद में आपको जो एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? आप अगर शॉर्ट फिल्म्स करेंगे, शॉर्ट फिल्म से आपको एक्सपीरियंस आएगा, तो आप शॉर्ट फिल्म्स करते रहिए। नाटक है, स्कीट होगा, एकांकिका है, अगर लोकल कुछ फंक्शन है वहां पे आप कर सकते हैं। तो मैं यंगस्टर को यही गाइडलाइन दूंगा। तो अभी वो पूछेंगे कि ठीक है, आपने तो बोल दिया, ये कर लिया हमने, फिर बाद में काम देगा कौन? सही बात है उनकी, काम कौन देगा? काम तो मैं तो नहीं दूंगा, मैं खाली रेफरेंस दे सकता हूँ, लेकिन उसका इलाज क्या है, क्या करना चाहिए? मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर आप रियली एक्टर फील्ड में, एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हो, तो
वो आपके लिए जो सिटी है वो मुंबई सिटी है। मुंबई सिटी में आप जाने के बाद में मैं एडवाइस देता हूँ, आपका कोई पहचान वाला हो तो आप बॉम्बे में चले जाओ वहां पे, और 1-2 मंथ सर्वाइव कर सके इतना पैसा साथ में रखो। फिर आपको इमीडिएट कोई एक्टिंग का काम कोई नहीं देगा। पहले तो आप टेक्निकल नॉलेज लीजिए, फिर शॉर्ट फिल्म्स का एक्सपीरियंस लीजिए। इन्हें के बाद में आप जाएंगे वहां पे तो माडा फॉर बंगलोज अंधेरी में है, वहां पे बहुत सारे आपको कास्टिंग कोऑर्डिनेटर मिलेंगे, उसमें से कुछ फ्रॉड भी मिलेंगे, कुछ अच्छे मिलेंगे। और वहां पे जो आने वाले लोग हैं उनसे रेपो रखिए, उनसे मिलना बढ़ाइए। फिर मड आइलैंड है, फिल्म सिटी है, वहां पे शूट चलता है। फिल्म सिटी में तो विदाउट कार्ड आपको अलाउड नहीं है, मड आइलैंड है वहां पे आपको अलाउड है, वहां पे जा सकते हैं। वहां पे जो प्रोडक्शन टीम है, प्रोडक्शन टीम को आप मिल सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ठीक है, एक्टिंग आपको 2-4 दिन काम देगा, लेकिन बाकी दिन गुजारा कैसे होगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अदर जो डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट में जो मैंने बोला प्रोडक्शन में जो जो डिपार्टमेंट है उसमें जो इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग, प्लस एस्पायरिंग एक्टर, वो सारा वो डिपार्टमेंट में अगर आप चाहो तो कास्टिंग में काम कर सकते हैं, प्रोडक्शन में काम कर सकते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको कौन सा काम सुटेबल है वो काम आप कर सकते हैं। वहां पे एज ए ट्रेनी बेस्ड काम कीजिए, वहां पे डायरेक्टर से रेपो बढ़ाइए, तो आपको एक्टिंग का काम भी वहां से मिलेगा। तो ये जो स्ट्रगलिंग का जो दौर है वो खत्म हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली आपके रिलेशंस होने के बाद में आप वहां पे जा सकते हैं। तो ये करियर वालों का बोला। और जो लोग हॉबी हॉबी रखते हैं, बहुत से लोगों ने मुझे बोला है यार मेरा रह गया है, मुझे कुछ तो भी काम करना है, एक शॉर्ट फिल्म में, एक नाटक में, ऐसा बहुत से सारे लोगों ने बोला है। और अभी भी मेरी जानकारी में है बहुत सारे लोग। तो वो एक काम कर सकते हैं, अपने अंदर अगर कोई राइटर होगा तो ठीक है, राइटर नहीं होगा तो कंसेप्ट हम दे देंगे। तो आप ग्रुप करके 4-5 लोग 8 लोग ग्रुप करके आप एक शॉर्ट फिल्म बनाइए, जो अपनी हॉबीज कंटिन्यू कीजिए। एक शॉर्ट फिल्म बनाइए, अगर उसमें मेरा कोई सहयोग लगेगा तो मैं ऑब्वियसली उसमें दूंगा। कुछ कैमरा चाहिए आपको या एडिटिंग का हेल्प चाहिए, कुछ स्टोरी चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन आप ना, सभी का हॉबीज है आपको मेंटेन करना है, किसी का सिंगिंग का है, किसी का रीडिंग का है, हॉबी मेंटेन करना है। क्यों मेंटेन करना है? क्योंकि अभी डेली रूटीन लाइफ में हम इतने बिजी हो जाते हैं, बहुत बिजी। तो वो जो स्ट्रेस रहता है, माइंड स्ट्रेस, वो अगर वीकली एक डे अगर आप हॉबीज अपनी करेंगे, हॉबीज अपनी को लेके कंटिन्यू करेंगे तो आपका स्ट्रेस चला जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दैट हॉबीज। यू हैव मस्ट कंटिन्यू योर हॉबी। तो ये भी कर सकते हैं। इसमें अगर कुछ मेरी हेल्प लगेगी तो मैं श्योर मैं आपको हेल्प करूंगा। ये तो हो गया भाई प्रोडक्शन का काम। तो अभी मूवी का काम खत्म नहीं होगा, तो शूट का काम कंप्लीट हुआ है। अभी शूट के बाद में जो पोस्ट प्रोडक्शन आता है, मतलब जो स्टूडियो में मूवी टेबल पे जाता है, वहां पे एडिटिंग होती है। ये एडिटिंग क्या होती है? एडिटिंग हमने जो डिफरेंट एंगल्स लिए थे वो एंगल्स एडिट करके हमें पूरा सीन देखने के लिए मिलता है। कभी एक आदमी बोलता है, कभी स्क्रीन पे 2 दिखाई देता है, कभी 3 दिखाई देता है, कभी रिएक्शन दिखाई देता है। वो एडिटिंग का पार्ट है। बाद में कलर चेंज दिया जाता है। जो कलर चेंज है, जो पीछे जो हरियाली ग्रीनरी जो दिखाना पड़ता है, कई जगह पे नहीं होती है, तो ग्रीनरी कलर चेंज हो जाता है, उसमें डीआई वो सारा टोन सेट करके करते हैं। फिर बाद में क्रोमा वीएफएक्स आता है। क्रोमा क्या होता है? उसमें सबसे ज्यादा बजट क्रोमा में जाता है, अराउंड 1 मिनट का 1 लाख तक, और उससे भी ज्यादा जाता है वो बजट। तो मैक्सिमम बजट वहां पे खत्म होता है प्रोड्यूसर्स का। तो ये क्रोमा क्या होता है? जब शूट करते हैं तब ग्रीन कॉटन, ग्रीन कपड़ा पीछे लगाते हैं और वहां पे शूट करते हैं। अगर वो पीछे अगर कोई पहाड़ी है, पहाड़ी से वो जंपिंग कर रहा, तो वो पीछे बाद में पार्ट एडिट कर दी जाएंगे। अगर उसका एक एग्जांपल दिखाना है तो मैं आपको एक वीडियो शो करना चाहता हूँ। राजू भाई, प्लीज प्ले वीडियो।
Can you see the screen? यस यस, यहाँ पे VFX दिखाया है जो बाहुबली में जो बुल्स था, एक्चुअली शूट करते वक्त खाली उसका सिर लिया था, सिर भी एक बनाया हुआ था, बाद में वो एडिट किया है, खाली सिंग थे उसके, जब शूट किया गया तब ओनली सिंग थे। और एक ग्रीन जो कर्टन है, ग्रीन कर्टन के आगे वो बनाया, पीछे ग्रीन कर्टन लगा दिया था। ये क्रोमा बेस फिल्म है पूरी, बाहुबली दोनों पार्ट क्रोमा बेस है। ये VFX में बनाया गया है पूरा। ये दिखाया है, खाली मुंह लेके शूट किया था उसका। थैंक यू राजू भाई। Thank you. अभी यहाँ पे VFX जो एनिमेशन आता है, ये सबसे बड़ा पार्ट है पोस्ट प्रोडक्शंस का, और इसके लिए स्पेशल कोर्सेस है। हमारे काफी लड़के ये कोर्सेस एनिमेशन का करते हैं, लेकिन उसमें स्पेशलाइजेशन जो VFX है, VFX पे अगर वो करियर करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत सारे लोगों को मैंने सजेस्ट किया है कि आप इंजीनियरिंग किसने किया है, किसने डिप्लोमा किया है, किसने कोई ग्रेजुएशन किया है, तो आप ये एनिमेशन डिप्लोमा डिग्री जो भी है वो जरूर आप एक कोर्स आप ज्वाइन करें। इससे आप फिल्म इंडस्ट्री में एंटर हो सकते हैं, बहुत सारे काम उससे आपको मिल सकते हैं, और यू कैन अर्न अ ह्यूज अमाउंट फॉर दैट VFX। देन नेक्स्ट पार्ट है डबिंग। डबिंग जो आता है मींस जब शूट होता है फ्लोर पे, तब लेपल माइक लेके शूट किया जाता है। जो आर्टिस्ट का आवाज, कलाकार का जो वॉइस रहता है, वॉइस उसमें क्या है, डिफरेंट काइंड के वॉइसेस मिक्स हो जाती है शूट के टाइम पे, तो उसका प्रॉपर डबिंग किया जाता है स्टूडियो में। और डबिंग करते वक्त वही टोनिंग से परफॉर्म करना होता है आर्टिस्ट को। BGM नेक्स्ट बैकग्राउंड म्यूजिक, वो भी स्टूडियो में आपको देना पड़ता है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए भी कुछ म्यूजिक जो लवर्स है उसके लिए ये बढ़िया है। देन टोन, पूरा फिल्म होने के बाद में उसको टोन सेट किया जाता है। टोन क्या है, वो अगर पुराने जमाने की हिस्टोरिकल फिल्म है या मॉडर्न है या एक्शन थ्रिलर है, उसके हिसाब से उसका टोन फिक्स किया जाता है। देन पूरी फिल्म होने के बाद में वो सेंसर के लिए जाती है। सेंसर अप्रूवल में थे तब पूरी फिल्म रेडी होती है। फिल्म रेडी होने के बाद में अभी उसको रिलीजिंग करना पड़ता है। लेकिन अभी तो सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले ने अपना अपना पैसा तो निकाल लिया। प्रोड्यूसर का पैसा कहाँ है, उसको पैसा तो कमाना है ना। देन अभी रिलीजिंग की बारी, और रिलीजिंग में उसको खर्चा करना पड़ता है। रिलीजिंग अभी जो प्रोडक्शन का उसका टोटल बजट होता है, वो बजट का 60% प्रोडक्शन में खर्चा होता है और 40% वो रिजर्व रखते हैं रिलीज के लिए। तो रिलीज के लिए क्या क्या खर्चा लगता है, क्या क्या बजट लगते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए खर्चा आता है। जो सिंगल स्क्रीन ये हायर करना पड़ता है, उसको रेंट देना पड़ता है रिलीजिंग के लिए। और मल्टीप्लेक्स वो शेयर बेसिस रहते हैं, तो उसका डिफरेंट शेयर्स आता है। जो टोटल अर्निंग्स होती है 30% जो है वो थिएटर्स मालिक को जाता है, 70% डिस्ट्रीब्यूटर्स को जाता है। तो फर्स्ट वीक में 30-70 रेशियो रहता है, सेकंड वीक में वो चेंज होता है, 60-40 जाता है। देन अलग अलग रेशियो, देन उसका 50-50 होता है। एक एक वीक के हिसाब से परसेंटेज इसका शेयर जो है, स्क्रीन ओनर का शेयर बढ़ते जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर का शेयर कम होता है, जैसे वीक बाय वीक उसमें 5-10% का डिफरेंट इधर उधर हो सकता है बस। और प्रमोशंस में ज्यादा खर्चा लगता है वो टीवी प्रोग्राम्स में, जो अलग अलग सीरियल्स में प्रमोशंस के लिए जाते हैं, वो उसके लिए चार्ज करते हैं। कपिल शर्मा शो है, उसके लिए अगर जाते हैं तो वो भी चार्ज करते हैं। मराठी में चला अयोध्या, उसमें चार्ज करते हैं 5 लाख to 7 लाख रुपीज वो चार्ज करते हैं। डिफरेंट इवेंट्स वहाँ पे यूनिट उनका विजिट करना पड़ता है, वहाँ पे कुछ खर्चा होता है। देन पोस्टर्स
बैनर्स और होर्डिंग वगैरह उसके ऊपर खर्चा होता है। ये सारा बजट का खर्च है। अभी पैसा किधर से आता है? एज ए बिजनेसमैन उसको रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है, कैसे जनरेट होता है, ये हम देखेंगे। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर्स थ्रू अगर कैलकुलेशंस करेंगे, जो मैं रीजनल की बात कर रहा हूँ, ओनली महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में टोटल अब 500 से ज्यादा मल्टीप्लेक्सेस है, तो उसमें अगर हमें मिला है ओनली 300 मल्टीप्लेक्स रिलीजिंग के लिए, तो हर एक मल्टीप्लेक्स में लगभग 2 स्क्रीन, 3 स्क्रीन, 4 स्क्रीन, 5 स्क्रीन रहता है। लेकिन हम मिनिमम यहाँ पे गिन रहे हैं 2 स्क्रीन, तो 2 स्क्रीन के हिसाब से अगर वो 600 स्क्रीन होता है, तो डेली 1 शो 1 स्क्रीन में अगर लगा तो 600 स्क्रीन है, 600 शो होगा, तो 600 शो डेली। तो उसमें अगर एक शो की कैपेसिटी है 100 पीपल, 150 पीपल, 200 पीपल, वहां पे थिएटर्स की कैपेसिटी, लेकिन हम मिनिमम 100 पीपल पकड़ रहे हैं। कभी 200 भी रहता है, कभी 250 भी रहता है। अगर 100 पीपल मिनिमम मूवी देखने के लिए आए और एक का टिकट 100 रुपीज, जो टैक्स काट के, टैक्स और मल्टीप्लेक्स का शेयर काट के 100 रुपीज मिनिमम हमने कैलकुलेशन किया, तो 10,000 पर शो पर स्क्रीन वो इनकम होती है। तो ऐसे स्क्रीन जो है हमारा 600 स्क्रीन के 600 शो पर डे, और पर डे का एक स्क्रीन का अमाउंट है 10,000, तो ये 60 लाख पर डे। हमने कैलकुलेशन किया है ओनली 1 शो एक दिन का। एक दिन में 5 से 6 शो मल्टीप्लेक्स में लगते हैं, तो हमने ओनली 1 ही शो का कैलकुलेशन किया है, तो एक दिन का 60 लाख रुपया होता है। अगर वो एक ही वीक चली फिल्म, तो उसका एक वीक का इंटू 60 लाख, जो है 7 डेज इंटू 60 लाख, तो 4 करोड़ 20 लाख ये 7 डेज का अर्निंग होता है। मिनिमम हमने कैलकुलेट किया है, मिनिमम। और इसका ये हमने कैलकुलेशन जो किया है वो रीजनल का किया है। सपोज कोई मराठी मूवीज है जिसका बजट 1 से 2 CR है, और 1 से 2 CR के बीच में इंक्लूडिंग रिलीजिंग का बजट है। अगर 2 CR है तो अच्छे खासे स्टार कास्ट है उसमें। अगर स्टार कास्ट कम है या न्यू स्टार कास्ट है तो उसका बजट कम जाएगा। तो कम बजट की मूवी है उसके लिए कम मल्टीप्लेक्स मिलेंगे, लेकिन अगर स्टार कास्ट अच्छी है तो मल्टीप्लेक्स ज्यादा मिलेंगे। तो अगर 2 करोड़ का खर्चा है तो उसका अर्निंग्स हमने मिनिमम अर्निंग्स, एक ही शो गिना है तो एक शो का अर्निंग्स ये आता है। तो अभी बिजनेस के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे, ये खाली मूवीज की अर्निंग है, और भी बाकी अर्निंग्स होती है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक राइट्स, तो जो हमारे ऑडियो सॉन्ग्स, वीडियो सॉन्ग्स होते हैं वो चैनल को सेल करते हैं। जो संगीत चैनल्स, जो म्यूजिक चैनल्स है वो लेते हैं, तो उसके बदले में वो कुछ अमाउंट पे करते हैं। देन मूवी, हर एक चैनल को हम मूवी सेल करते हैं, तो वो ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट होता है हर मूवीज का जो राइट्स मिलता है, तो वो अच्छा खासा राइट्स होता है। मराठी जो मूवीज होता है उसका तो 15 लाख से 30 लाख 40 लाख डिपेंड्स अपॉन है कि इतना राइट्स मिलता है। और अदर लैंग्वेज में आप डबिंग राइट्स देंगे, फॉर एग्जांपल सैराट, सैराट जो मूवी थी उसका हिंदी, तमिल वो राइट्स दिया है, तो राइट्स का अलग सा पैसा है। और सैराट का एक्चुअली जो था 1 CR उनका प्रोडक्शन बजट था, और मार्केटिंग बजट, प्रमोशन बजट उनका 3 से 4 CR था, और मैक्सिमम उन्होंने 4 से 5 CR खर्चा किया, मार्केटिंग में ज्यादा खर्चा किया, और आज 200 करोड़ उसका, बियॉन्ड 200 करोड़ उसका इनकम हुआ है। वो तो एक्सेप्शनल केस था। फिर बाद में मिलती है गवर्नमेंट सब्सिडीज, और मराठी फिल्म सुन ली, मराठी फिल्म के लिए कुछ गवर्नमेंट सब्सिडीज मिलती है, वो अराउंड 30 to 40 लाख है। तो ये सारे इनकम सोर्सेस है। तो एज ए बिजनेस पर्सन आपको डिसाइड करना है कि आपको अपॉर्चुनिटी है, आप उसमें अपॉर्चुनिटी में जा सकते हैं, आप पैसा लगा सकते हैं। अगर उसमें कोई दिक्कत हो या कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो डेफिनेटली आई विल बी देयर। और मैंने भी एक प्रेम रंग का मूवी करके प्रोड्यूस किया था, काफी सारा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अभी ये जो थे आज के लिए, तो उम्मीद करता हूँ सबको ये
प्रोसेस जो है ध्यान में आया होगा और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, कौन कौन सी टीम में है, आपका जहाँ पे इंटरेस्ट होगा आप वहाँ पे करियर बना सकते हैं। अगर कोई आपको दिक्कत है, परेशानी है, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप फेसबुक पे लॉगिन करके मुझे मैसेंजर से मैसेज दे सकते हैं, मेल करते हैं और कॉलिंग कर सकते हैं। तो मैं निश्चितच आपल्या सगळ्यांचं मी आभार मानतो की आपण सगळे जॉईन झाले आणि थँक्यू फॉर GCCA फॉर वंडरफुल अपॉर्च्युनिटी टू गिवन मी. थँक्यू. ओवर टू यू राजू भाई. एंड थैंक यू नितिन. क्वेश्चन आंसर कुछ होगा तो आप वेलकम. बिल्कुल क्वेश्चन आंसर पे आते हैं अभी. थैंक यू वेरी मच. आपने बहुत सही से बताया पर्दे के पीछे की कहानी और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, बहुत अच्छे से बताया. वो एवरीवन के लिए यूजफुल रहेगा. सब ने एक शॉर्ट पोल के लिए जाएंगे, जैसे आप सब लोग रिप्लाई कीजिए उसको प्लीज. उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे अपने. ओके. एवरीवन कैन सी द स्क्रीन. आप स्क्रीन देख पा रहे हो? यस यस. ओके. Just in 20 seconds, we'll close this feedback. Then we'll come on the answer. So anybody has any questions? किसी को कुछ सवाल है तो प्लीज रेज योर हैंड. राजू भाई, मेरे को नितिन भाई को पूछना है. यस सर. हेलो नितिन भाई. हॅलो. हा सर जी. हा नितिन भाई, तुमचं नमस्कार. तुमचं आजचं प्रेझेंटेशन फारच चांगलं झालं आणि तुम्ही जी इन्फॉर्मेशन दिली ना, म्हणजे चित्रपट सृष्टी कशी असते. अनेक लोकांना वाटतं की बाबा हिरो किंवा त्याच्यात काम करणं फार सोपं असतं, पण त्याच्या मागे एवढे परिश्रम असतात भरपूर आणि काय काय करावं लागतं. दॅट वॉज रिअली वंडरफुल. तर याच्यात मला एक तुम्हाला विचारायचं आहे, आपली जी मराठी फिल्मसृष्टी आहे आणि जेव्हा ऍक्टर्स लाईक दादा कोंडके किंवा अशोक सराफ, लक्ष्मीकांत बेर्डे, तेव्हा जी क्रेज होती आपली मराठी फिल्मसृष्टीची, एक वेगळ्याच क्रेजला होती. आणि आत्ताची जी क्रेज आहे, तर याच्यामध्ये तुम्हाला म्हणजे एक काय फरक वाटतो. म्हणजे तेव्हा मराठी पिक्चर म्हणजे लोकांना ते सर्व त्याचं भोवती गुरफटलेलं असायचं. दादा कोंडके, अशोक सराफ किंवा लक्ष्मीकांत बेर्डे. तर आता असे ऍक्टर्स त्यांच्यासारखे येण्यासाठी काय नेमकं मराठी सृष्टीने कशी चालना द्यायला पाहिजे, हा एक माझा प्रश्न होता. दुसरं म्हणजे आपली मराठी फिल्मसृष्टी एक ठराविक जो ढाचा आहे काम करण्याचा, त्याच्यापासून बाहेर येत नाही. तुम्ही जर तामिळ किंवा तेलुगू मूवीज बघितले, साऊथर्न टॉलिवूड मूवीज वगैरे, तर त्यांचं सर्व म्हणजे टेक्नॉलॉजिकल ऍडव्हान्स, त्यांचे ऍक्टर्स ऍक्ट्रेसेस वगैरे सर्व मिक्स असतं. त्यांचं बॉलिवूड हॉलिवूड सर्व त्यांचं बजेट वगैरे भरपूर असतो. त्या फिल्म इंडस्ट्री ती टॉलिवूड सृष्टी फार पुढे गेली मराठी इंडस्ट्रीचा पुढे. तर तसलंही काही म्हणजे तेही आपल्या मराठी फिल्मसृष्टीमध्ये नाहीये. ते आपण एक जसं म्हटलं की एक ठराविक गोष्टी आज आपण पाहतोय. तर या गोष्टींकडे तुम्ही कसं बघता? बरोबर आहे पाटील सर. तुमचा जो प्रश्न होता, सुरुवातीला ते लक्ष्मीकांत बेर्डे किंवा दादा कोंडके हे जे थिएटर आर्टिस्ट होते, यांची कलाकृती तर खूपच म्हणजे त्यांची आत्ताचे मूवीज आणि त्याच्या कंपॅरिझन तर होऊ शकत नाही. पण आता सध्या जे नवीन जनरेशनच्या हिशोबाने आता मूवी जेव्हा प्रोड्यूस केले जातात, तेव्हा आहे ना करंट सिनारिओ काय, करंट इंटरेस्ट काय, त्या इंटरेस्टच्या हिशोबाने त्या मूवीची स्टोरी निवडली जाते, त्याप्रमाणे शूट केला जातो. आणि दुसरी गोष्ट असं आहे की आज बघितले आपण टॉलिवूड बॉलिवूडची मूवी किंवा साऊथ इंडियन्सची मूवी, त्याच्यामध्ये त्या मूवीज मध्ये कलाकारी जी क्वालिटी आहे, ती क्वालिटी इव्हन बॉलिवूड मूवीला सुद्धा मॅच करत नाही, तशी क्वालिटी. तर याचं एकच मुख्य कारण आहे की तिथं जे साऊथ इंडियामध्ये जे साऊथ इंडियन मूवीज जे चालतात,
ते केवळ आणि केवळ त्यांच्या रिजनल पीपलमुळे. कारण ते रिजनल पीपल जे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू इथं हिंदी मूवी कोणीच बघत नाही. सगळे त्यांची रिजनल मूवीज बघतात आणि त्यामुळे त्यांची जी कमाई आहे, अर्निंग सोर्स, तर त्याचा जो अर्निंग सोर्स जो आहे 50 CR पर्यंत त्यांचा बिझनेस होत असतो. त्यांचं जो कॉस्टिंग आहे 15 ते 20 CR इनपुट असतं प्रोडक्शन कॉस्ट आणि 50 करोड पर्यंत ते बिझनेस करतात. पण या अपोजिट महाराष्ट्रामध्ये काय होतं, महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्रीयन पीपल मूवी बघत नाही मराठी. हा एक प्रॉब्लेम आहे. आणि कसं आहे, आधी कोंबडं का आधी अंड, हा तो क्वेश्चन आहे. जर आपण जेवढा गुळ याच्यात चहामध्ये टाकला तेवढी चहा गोड होणार. म्हणून इथं जेवढं आपण फायनान्स टाकलं, जर फायनान्स 15 ते 20 CR पर्यंत आपण जर याच्यामध्ये फायनान्स टाकलं तर टॉलिवूड पेक्षा आपण चांगला पिक्चर, ऍक्शन मूवी सगळं काही करू शकतो. पण मेन जे फायनान्स एवढं टाकल्यानंतर रिटर्न्स मिळाला हवं. म्हणून मॅक्झिमम कसं 1 ते 5 CR पर्यंत मराठी मूवी या बनवल्या जातात. तर त्याचं कारण हेच आहे की त्याचं इन्कम, मेन जे इन्कम त्यापासून कमी मिळतं, लिमिटेड इन्कम असतं. हेच एक कारण आहे सर, बस, बाकी दुसरं काही नाही. आणि एक लई भारी मूवीज तो त्या टाईपचा बनवला, पण त्याचं बजेट पण साधारणतः होतं, म्हणजे 10 CR पर्यंत बजेट होतं. प्रयत्न केलेला तो, चालला पण त्याच्या रिटर्न्सच्या मानाने एवढा नाही मिळाला. 20-22 CR पर्यंत त्यांनी रिटर्न्स मिळाले असते. मेन कारण एक तेच आहे. आणि बॉलिवूड जी मूवी आहे, बॉलिवूड मूवी साधारणतः याचं बजेट पण मी सांगतो, मिनिमम बजेट याचं 20 CR पासून तर 50 CR हे ऍव्हरेज मूवी असतात. मग हाय मूवी मग 150-200 ते एक्सेप्शनल केसेस असतात. पण ज्या मूवीला 20 CR लावतो बजेट, ती मूवी ऑब्विसली 40-50 CR देऊन जाते त्या. राईट. आता हा प्रश्न नंतरचा प्रश्न हा तुमचा रिलेटेड आहे की तुम्ही ऑलरेडी मराठी फिल्मसृष्टीमध्ये काम करताय, बरोबर आहे? तर एक छोटस एक्झाम्पल देऊ इच्छितो. रजनीकांत तुम्हाला माहिती असेल की रजनीकांत जेव्हा फिल्म इंडस्ट्रीत आले, ज्या ऍक्टिंग स्कूलमध्ये होते, तेव्हा तिथं सी रामचंद्रन त्यांनी एक दुजे के लिए मूवी तयार केला होता. तर तिथं जस्ट ते आले होते आणि सर्वजण प्रश्न विचारत होते त्या सी रामचंद्रनना की मला तुमचं रजनीकांतला तुम्ही याला कमल हसनला कसा ब्रेक दिला, किंवा मला तुमच्या मूवीत चान्स द्याल का वगैरे, असं सर्व क्वेश्चन आन्सर झाले. आणि नंतर मग रजनीकांतने एक प्रश्न विचारला त्यांना की बिसाइड्स तुम्ही ऍक्टिंग ऐवजी अशी कुठले 2 गुण तुम्ही तुमच्या ऍक्टर मध्ये बघाल की आणि त्या सिलेक्शन प्रोसेस मध्ये घ्याल म्हणून. तर त्यावेळी त्या सी रामचंद्रनला काही समजलं नाही. ते म्हटले की हे तुझा क्वेश्चन काही याला अर्थ नाही, तू बसून जा, तुझा क्वेश्चन तर माझ्याकडे काही आन्सर नाही. पण त्यांना ते झोपू देत नव्हते की बाबा या माणसाने मला हा प्रश्न का विचारला. नंतर घरी गेल्यानंतर त्यांना त्या मुलाला बोलवलं, म्हणजे रजनीकांतला, आणि त्याला विचारलं बाबा या प्रश्नाचं उत्तर माझ्याकडे नाहीये, तुझ्याकडे आहे का? तो म्हटला आहे. मग काय उत्तर आहे? म्हणजे स्पीड आणि स्टाईल, म्हणजे स्पीड, ऍक्शनचा स्पीड आणि स्टाईल. आणि त्यांची स्पीड अँड स्टाईलने नंतर त्यांनी श्री रामचंद्रन यांनी त्यांना ब्रेक दिला. आणि ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सॉट ऍक्टर अँड वन ऑफ द बेस्ट ऍक्टर इन द वर्ल्ड, मोस्ट पेड ऍक्टर इन द वर्ल्ड. तर ऍज अ समाजाचे तुम्ही जे आता समाजाचे पहिले तुम्ही असे ऍक्टर आहेत की वी ऑल फील व्हेरी प्राऊड ऑफ यू. प्रत्येकाला फार अभिमान वाटतो तुम्हाला या सृष्टीत गेल्यामुळे. तर तुम्ही अशा तुमच्या काय अशा स्पेशल क्वालिटीज तुम्ही हायलाइट कराल की ज्या तुमच्या पुढच्या जीवनात ऍज अ नितीन भाई म्हणून आम्ही अजून तुमच्यामध्ये आम्हाला एक परत अभिमानाचा एक आमचा डोंगर अजून उंचावेल. अँड वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट ऍक्टर इन मराठी फिल्म इंडस्ट्री, या दृष्टीने आम्ही तुम्ही या डायरेक्शनने काय विचार केला की पुढे तुमचं आयुष्य म्हणजे लेवल ऑफ सक्सेस काय असायला पाहिजे या फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये? सर आतापर्यंत मी ज्या भूमिका केल्या, कारण मी ऍक्च्युली पोलिसाचा भूमिका जास्त केलेला आहे ऍज अन पोलीस इन्स्पेक्टर. तर साधारणतः मी 4 मूवीज मध्ये त्या भूमिका केलेल्या आणि एक सिरियस मध्ये केलेली. तर मला असं वाटतं की मला डिफरंट कॅरेक्टर प्ले करायला आवडेल त्याच्यामध्ये. तर मला ती छाप पडू द्यायची नाही पोलीस इन्स्पेक्टर ऍज अ, कारण एक वेळेस इंडस्ट्रीमध्ये कसं एक छाप पडली तर त्याच तसे रोल मिळत जातात. तर मला डिफरंट
जे कॅरेक्टर्स रोल प्ले करायला आवडेल त्याच्यामध्ये. मेनली जे कॅरेक्टर्स रोल आहे की जे प्रॅक्टिकल जीवनात जे एखादी कलाकृती जी रंगवायची असेल, ज्याची बायोग्राफी एखाद्याची बायोग्राफी साकारायला ते मला जास्त आवडेल, त्या टाईपचे रोल. तर मी फ्युचरमध्ये असं बघतो की मला डिफरंट म्हणजे चॅलेंजेस साठी, म्हणजे माझ्या रोलसाठी जे चॅलेंजिंग असणार ते मला करायला आवडेल. वेदर इट इज बेगरचा रोल असेल तरी तो मला करायला आवडेल. तर त्याच्यामध्ये माझा असा म्हणजे बाउंड नाहीये, मी ओपन आहे त्याच्यामध्ये डिफरंट रोल्स. तर मला निश्चितच वेगवेगळ्या गोष्टी करायला आवडेल. चलो, वेल विश यू व्हेरी बेस्ट ऑफ लक. आणि नेहमी तुमच्या भूमिकेमध्ये तुम्ही एक जगावेगळं असं दुसरंच काहीतरी स्वतःचं एक स्थान निर्माण कराल, त्याचा आमच्या सर्वांतर्फे तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा. थँक्यू राजू भाई, थँक्यू नितीन भाई. थँक्यू खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू आर पाटील सर. जितेंद्र भाई. राजेंद्र भाई नमस्कार. स्क्रीन देखे रे मारी? बोलो तो आवाज आहे रो, बोलो वांधो नहीं. वीडियो ने देखे रो मारो. મને સરને વિચારા નહીં કે જે આવડા મર્દ ફિલ્મ ऐश्वर्या राणे होती, बरोबर? आवाज आहे रो? आहे रो आवाज, बोलो. ऐश्वर्या राणे जी होती मर्द फिल्म में जे रोल करेल होतो अमिताभ बच्चन जोड़े, तर इनी स्थिति अत्यंत हालाकीनी. तो इनी करता गव्हर्नमेंट कलाकारों ने आघाडी काही मदत करच की नाही नितीन भाई? नहीं, प्रश्न नहीं समझो मैंने तुम्हारा. देखो, मर्द फिल्म में जे ऐश्वर्या राणे होती एक्टर, बरोबर? धूम धड़ाका, मर्द. तिने आज हालाकीनी परिस्थिती, ओके, इनकेस तेव्हा इनामी गव्हर्नमेंट તમને काही मदत करत की नाही, म्हणजे कलाकार लोकोने કે જે હાલાકીની જીવન જિંદગી રાજ્ય પેલે ખૂબ પરફોર્મન્સ કરેલે, લોકોનું એન્ટરટેન કરેલે. ओके, गॉट इट. हा, जो कलाकार जे म्हणजे रिटायर, इन शॉर्ट जे रिटायर થઈ ગયેલા કલાકાર છે, एक्सिडेंट जर થયો તેનો एक्सिडेंट થયો હતો. हाँ, तो देखो बॉलीवुड इंडस्ट्री करता है ना एक सिंटा असोसिएशन, सिंटा, जे आणि मराठी इंडस्ट्रीज करता अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळ. तो जे सिंटा जे सिंटाना मेंबर्स रे प्रत्येक बॉलीवुड वाला, म्हणजे विदाउट मेंबरशिप, विदाउट मेंबर कार्ड તેને एंटरटेन नहीं करता, तो पहले मेंबर થવું પડે. તો તે मेंबर जे થયેલા રે, તો તે मेंबर થવા નંतर તે સિंटा त्यांना अंडर में एक्सिडेंटल इन्शुरन्स, लाईफ इन्शुरन्स आणि काही अलग फॅसिलिटी दे. तो त्यांना गमते ते बटी फॅसिलिटी नसते. ओके ओके ओके. थँक्यू जितेंद्र भाई, थँक्यू नितिन भाई, थँक्यू. विनोद भाई तुम्हारा क्वेश्चन. विनोद भाई, प्रशांत भाई. नितीन भाई, तुमचं अभिनंदन आणि धन्यवाद. खूप डीप स्टडी करून तुम्ही आजचं हे सगळं प्रेझेंटेशन तयार केलंय. खरंच म्हणजे अनबिलिव्हेबल आहे. म्हणजे फिल्म इंडस्ट्री मधल्या सगळ्या A to Z गोष्टी जवळजवळ याच्यात तुम्ही कव्हर केल्या. मला एक दोन प्रश्न तुम्हाला विचारायचे. एक दुसरा प्रश्न आर.वाय. पाटील सरांना ऍक्च्युअली माझा. फॉर्च्युनेटली आज आपल्या समाजामध्ये फिल्म इंडस्ट्रीशी जोडलेल्यात आज आपले शिरपूरचे दत्तात्रय भाई जे असिस्टंट प्रोड्युसर होते आणि त्यांनी प्रशांत दामले सारख्या ऍक्टरला सुद्धा असिस्ट केलंय, तर ते सुद्धा आपल्या या वेबिनार मध्ये आहेत. सागर आहे जो VFX इंडस्ट्रीमध्ये काम करतोय. मिलिंद भाई आहेत जे प्रोड्युसर आणि डायरेक्टर आहेत. असे अनेक लोक तुम्ही आहेत आज फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये. आणि आज तुम्ही हा जो सगळा काही फिल्म इंडस्ट्रीचा स्टडी ठेवला, तर हा जो स्टडी आहे याचं कुठेतरी आपण सगळं पॉइंट्स एका ठिकाणी कव्हर करून ते आपल्या समाजातील लोकांना GCCAच्या प्लॅटफॉर्मवर आपण ते ऍज अ ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग आपण देऊ शकतो का, ही एक गोष्ट. आणि दुसरी एक गोष्ट मला असं सांगायची आहे की तुम्ही सगळं इन्व्हेस्टमेंटचा पार्ट बोलले याच्यामध्ये, की याच्यामध्ये इन्कम सुद्धा भरपूर आहे जर तुम्ही व्यवस्थित त्याकडे गेलात किंवा त्याच्यात प्रॉपर इन्व्हेस्टमेंट जर तुम्ही केली या सगळ्या गोष्टी अभ्यास करून. तर याच्यासाठी लागणारा जे प्रोड्युसर आहे
तर ते प्रोड्युसर शोधून आणायचं किंवा त्याच्यासाठी आपल्याला RY पाटील सरांना मला विचारायचे त्याच्यात आपल्याला काही काम करता येईल का, जेणेकरून याच्यामध्ये आपण आपल्या समाजाच्या लोकांना या इंडस्ट्रीमध्ये एक तर एंटरटेनमेंटसाठी आणि दुसरी गोष्ट अर्निंगसाठी आणू शकतो. थँक्यू. निश्चितच आपण GCCA प्लॅटफॉर्म मध्ये आपण जे ऍस्पायरिंग ऍक्टर्स आहे त्याच्या वेगवेगळ्या हॉबीज असतील त्यांना एकत्र करून आपण निश्चितच ट्रेनिंग देऊ. माझी काही हरकत नाही. ओव्हर टू यू RY पाटील सर. येस प्रशांत भाई, तुम्ही जसं म्हटलं ना की आपल्याला या GCCA प्लॅटफॉर्म चा यूज करून जे हुनरी असे ज्यांना या चित्रपट सृष्टीत किंवा नाटक सृष्टीत काम करायचं आहे त्यांना काही म्हणजे नॉट ओनली ऍक्टर म्हणजे बरेच असे म्हणजे आता ते कन्हैया भाई त्यांची बासरी फार फेमस आहे, ही बरांचं बासरी व्हेरी वेल, असे बरेच लोक आहेत, काही कॉमेडी आहेत, असं बरेच लोक आहेत. त्यांना काय प्लॅटफॉर्म देता येईल त्याच्यात नक्कीच GCCAच्या वतीने आपल्याला इव्हन तुम्ही जसं म्हटलं की फायनान्शियली काही मदत करता येईल किंवा मोरली सोशियली किंवा आपल्या नेटवर्किंग तर्फे काय मदत करता येईल. कारण प्रत्येकाचं नेटवर्किंग स्ट्रॉंग आहे. तुमचं आहे, माझं आहे, लतेशभाईचं आहे, राजूभाईचं आहे किंवा नितीनभाईचं नेटवर्किंग आहे, आपलं पॉलिटिकल नेटवर्किंग आहे, सर्व नेटवर्किंग स्ट्रॉंग आहे. तर जसं असं काही जरी असेल तर या लोकांची मदत घेऊन एक स्पेशल आपल्याला याचं एक प्लॅटफॉर्म तयार करून सर्व प्रकारे आपल्याला मदत करता येईल. आणि याच्यासाठी वाटल्यास स्पेशल आपण एक मीटिंग घेऊन पण असे कोणी उत्साही आहेत का ते बघितलं गेलं पाहिजे. आणि त्यांच्यात सर्व जसं नितीन भाईंनी आपल्या जीवनाचं एक करिअर म्हणून त्याला बघितलं, असं नाही की एक आपण इव्हन आपला जॉब एक बाय प्रॉडक्ट म्हणून बघतो, तर मेन प्रॉडक्ट म्हणून असे जे बघणारे लोक आहेत त्यांना नक्कीच आपण GCCA तर्फे सपोर्ट करू शकतो. आपल्या सर्व प्रकारे म्हणजे जसं आता मी म्हटलं त्या प्रकारे आपण एक त्यांना ग्रोथ पॅटर्न मध्ये आणू शकतो. प्रशांत भाई. करेक्ट. टेक्निकल व्हेरी गुड आयडिया प्रशांत भाई, व्हेरी गुड. भरपूर भाई ज्याच्यामध्ये ऍक्टिंग सोडून बऱ्याच गोष्टी आहेत जे आपण आपल्या लोकांना देऊ शकतो. कारण याच्यात कसं आहे प्रशांत भाई की लोकांनी आता एवढे आपले चांगले वेबिनार्स चालले, त्याचा एवढं म्हणजे प्रत्येक प्रकारचं नॉलेज लोकांना मिळतं याचं. बरोबर. आणि हे ऑल सक्सेसफुल पीपल ते आपल्या जीवनाचा कसं आम्ही जीवनात मेहनत किंवा सर्व मार्ग अवलंबून आम्ही सक्सेस लेवलला गेलो, चांगले मार्ग अवलंबून, तर जास्तीत जास्त जसं लोक पार्टिसिपेट करतील ना त्यांनाही अशी इच्छा निर्माण होईल. तर आपलं पार्टिसिपेशन वाढवणं त्यासाठी आपण प्रत्येक जण याच्यासाठी प्रयत्न करतोय. होपफुली लेटेस्ट जसं म्हणतो की आता छोटासा वृक्ष आहे, हा नक्कीच मोठा होईल. आणि राजूभाईने फर्स्ट टाइम जे GCCचं विजन आता आपल्या समोर मांडलं, राजूभाईचं खरंच आभारी आहे की हे जे विजन अँड मिशन आहे 100% बाय 2040 हे सक्सेसफुल आपण सर्व एकमेकाला कनेक्ट करू होऊन एकमेकाचा फायदा आणि कोऑपरेशन अँड हेल्प नक्कीच एकमेकांना प्रत्येकाचा ग्रोथ पॅटर्न मध्ये नक्कीच याचा फायदा होईल आणि मिळेल याचा. थँक्यू राजूभाई. करेक्ट व्हेरी वेल सेड सर. सो गोल्स, आपले गोल जे आहेत ते आपल्याला लक्षात ठेवावे लागतील नेहमीच वेबिनारला. आता ओव्हर टू विनोद भाई. नमस्कार नितीन भाई. नमस्कार. काही नाही, मला आवाज येत नाही. आवाज नाही. हॅलो, आता येतोय का? हॅलो इज नॉट ऑडिबल. हॅलो, आता येतोय का आवाज? विनोद भाई आवाज नाहीये. ओके, कॉन्टॅक्ट डायरेक्टली विथ नितीन भाई अदरवाइज. यस, नितीन भाईला घ्या, तोपर्यंत विनोद भाईचाही आवाज व्यवस्थित होऊन जाईल. जितेंद्र भाई તમારો કોઈ સવાલ है आपण एकदा ना एक चर्चा मुकवा ना, म्हणजे जे मेंबर आहे ना
टाइम खूप कमी रही ऍटलीस्ट थोडीफार चर्चा. आणि हमारे ते जे उठावनं एक जवान आहे प्रशांत भाई, नितीन भाई, हा तर प्रशांत राजाराम पाटील. हॅलो. हा हा बोलो बोलो सांभाळ रे. हा तेच तर ते जवान आहे उठावदा जेवढा सो गिटार वाजायला पाहिजे. अल्बम वगैरे तयाला आहे. सिंगर 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 आहे, सिंगर आहे ओके. हा भाई. तर जरा थोडू आपण आहे जे संदीप भाई आहे पेशना जे तरुण एकदम तरुण आहे, हा तर जरा त्यांनी जरा काउन्सिलिंग करीने वही म्हणजे त्यांचे की आजना आवडा मीटिंग योस आजना मीटिंग में छे प्रशांत नाही मग वाय बोलान करतात तब नाही करो पण तुम्ही म्हणे मीट कर दे नेहमीप्रमाणे. नाही आपल्याकडे ना भाईजी की सिंगर माशिरा. भरपूर आहे ज्यांना जितेंद्र भाई, जितू भाई, हा 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 प्रशांत भाई यांना आपण जवळजवळ 2-2.5 वर्षापूर्वीपासून मी तरी ओळखतो पर्सनली. आता हा तर ते माझे जावई आहेत आणि त्यांना हा आपला जो फिल्म इंडस्ट्रीचा ग्रुप आहे त्याच्यामध्ये मी त्यांना बऱ्याच वेळा ऍड केलं, पण ते स्वतःहून लेफ्ट झाले. त्यांना मी हो स्वतःहून हो बराच ऐकून घ्या, बऱ्याच वेळा अप्रोच करायचा प्रयत्न केला. त्यांचं आपण गुजर मित्र पुस्तक मध्ये अल्बम रिलीज झाले त्याची सुद्धा डिटेलिंग टाकलेली बऱ्याच वेळेला. हो पण टाकलेली जसं ना. जसं आर.वाय. पाटील सांगतात त्याप्रमाणे बुवा लोकांनी स्वतःहून सुद्धा जर आपल्याला समोरचा प्लॅटफॉर्म देतो आहे तर त्याचा फायदा करून घेणं हे त्याचंही काम आहे असं मला वाटतं. असं तर आपण प्रयत्न करतच राहू, अशा लोकांना परत एकदा आणू आपण, त्यांना काही हरकत नाही. पण प्रवाहात आणावं लागेल सर. हा मला एक रिक्वेस्ट आहे की आपण आर.वाय. पाटील सर, आपले विनोद भाई, राजेंद्र भाई, एकदा आपण 5-6 लोकांची एक 15 मिनिटाची चर्चा ठेवा. काहीतरी बोलायचं मला, काही रिक्वेस्ट करायची, काही सजेशन द्यायचे. कॉमन चर्चा म्हणजे हे विंबार बघतोय आपण, तर त्या संदर्भात लॉकडाऊन आणि नंतर काय पुढे हा विषय. चालेल ठेवून घेऊ. ओके. आणि म्यूट एक अर्धा तास ठेवा, 20 मिनिटं ठेवा. चालेल जितेंद्र भाई. हो धन्यवाद भाई. मी राजूभाई थोडं हा. कॉमेंट करू इच्छितो. या प्लीज. बघा, ज्याला पुढे जायचं असतं ना तो पार्ट त्याचा आतून असायला पाहिजे. बघा मी किंवा प्रशांत Yes, भाई correct. किंवा तुम्ही तो स्पार्क त्याच्यामध्ये निर्माण करू शकत नाही. जोपर्यंत त्याला स्वतःहून पार्क येत नाही ना तोपर्यंत आपण किती पुश केलं तरी होणार नाही. म्हणून मी माझा प्रत्येक याच्यामध्ये ते चाणक्यचे तीन गोष्टी मी नेहमी हायलाइट करतो. चाणक्यचं सक्सेस प्रिन्सिपल्स. इफ यू डोंट गो फॉर व्हॉट यू वॉन्ट यू विल नेव्हर हॅव इट. आणि लास्ट टाइम जसं प्रशांत भाईनी मी हायलाइट केलं होतं की इफ यू डोंट आस्क आन्सर इज ऑलवेज नो. ते लोकांना यायचंच नाही, विचारायचं नाही तर कसं ते पुढे जाणार, हा महत्वाचा प्रश्न असतो. नाही सर, ऍग्री विथ यू सर. पण कसं आहे, तुम्ही वडिलांच्या भूमिकेत आहात आमच्या प्रत्येकाचा, त्याच्यामुळे थोडस पोरग चुकलं तर तुम्हाला कान धरून पाठ ठोकून त्याला प्रवाहात आणलं गेलं पाहिजे अशी माझी तळतळ आहे. हॅलो. चलो हॅलो, आवाज येतोय का आता? राजूभाई आवाज येतोय का? हा हो यस विनोद येतो येतो. येस येस विनोद भाई. जितेंद्र भाई हाँ म्यूट करा बटा नहीं म्यूट करा कारण ये हमने क्लाने करन में नॉइज खूब आवाज नाही इट्स ओके सर. कौन से बोले समझतो नहीं दिन कारण म्यूट करू पड़े बटा ने बटा जना नाही इट्स ओके. दैट इज द ओनली रीजन. येस येस. ऐसा मुकदम ते नहीं चर्चा मुकोजो पण आपली चर्चा करानी ते मुकोजो की दो. ओके. नितीन भाई, हो. नितीन भाई, आपण एक काम केलं होतं जेव्हा भाईजीच्या रोल मध्ये, एकदाच केलं आणि नावात शिक्का मोडून गेला भाईजी म्हणून. भाईजी सोडून असं दुसरा कोणता रोल असेल तर सांगा आम्हाला, नाही आम्ही करू. आम्हाला एक पोलीसचा शिक्का मारून घ्यायचा ना, भाईजीचा शिक्का मारून घ्यायचा नाही मला पण. नक्कीच नक्कीच आपल्याला तेच करायचंय आता. ओके शुअर शुअर. प्रोड्युसर ढोंढेला आर.वाय. पाटील. डॉक्टर साहेब लगे चालશે. Okay, we'll close today's session. It's very long, 1 hour 40 minutes. So Subhash bhai. thank you very much. Special thanks to you for all. नाही राजूभाई जरा नितिन भाई ने मारो एक फाइनल एम विचारनो है कि तीनों आए फिल्म सृष्टि में तुम्हारा गोल શું है, म्हणजे तुम्हें फ्यूचर में स्वतःने શું म्हणून देखानी तुम्हारी इच्छा है नितिन भाई? नितिन. हा ऍक्च्युली मला जे या फिल्म सिटी मध्ये एक ऍक्शन मूवी मध्ये किंवा ऍक्शन रोल मध्ये ऍज अन ऍक्शन ऍक्टर म्हणून मला स्वतःला बघायला आवडेल.
त्याच्यामध्ये. कही दिवस समोर जॉन नितिन भाई, आनंद नाही येतो. नितिन भाई, हेलो राजू भाई जरा म्यूट करो ना. Okay. राजू भाई Yes, जरा yes. पटकन म्यूट करो ना. नितिन भाई, हॅलो, येतोय का आवाज माझा? Yes, yes, येस yes. सर. हा हा म्हणजे नितिन याच्यामध्ये भाई, ना कसं आहे? हा, माझा येतोय. माझा प्रश्न तुम्हाला फार येस 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 मला कळलंय ते. माझा फार स्पेसिफिक प्रश्न आहे तुम्हाला. हा 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 की तुम्ही म्हणताय की मला आवडेल असं नाही, मला पाहिजे की सर मी 2025 याचा किंवा काय तुमची असेल की माझा एक मूवी असा येईल की त्याच्यात आय विल हॅव द रेप्युटेशन लाईक द वे सैराट इज हॅव्हिंग, और काय तुमची अशी काय असं म्हणजे व्हिज्युअलाइज केलंय तुम्ही स्वतःविषयी की बाबा असं मला या रोल मध्ये लोकांनी अशा स्टेज मध्ये माझ्या जीवनात मी पोहोचणार आहे म्हणून. असा माझा प्रश्न आहे तुम्हाला. व्हिज्युअलाइज केलंय सर मी, पण काय होतंय की ज्या स्टोऱ्या असतात आता सिनारिओ मध्ये डिफरंट मराठी इंडस्ट्रीज कशी आहे की प्रत्येक 2 वर्षांनी त्याचा इंटरेस्ट चेंज होत जातो, अपग्रेड होत जात आहे प्रत्येक. आता 2025 जर 2025 मी गोल आता सेट केलं की मला हे व्हायचंय, मला टॉप लिडिंग ऍक्टर व्हायचंय, हे माझं गोल. पण कुठल्या कॅरेक्टर रोल घेऊन मी किंवा कुठला टाईपचा मूवी करून मला वरती इथपर्यंत पोचायचंय हे अजून आता डिसाइड नाही. कारण कसं आहे 2025 ला पब्लिक इंटरेस्ट कुठल्या सेक्टर मध्ये असणार त्या अकॉर्डिंगली मग त्यापर्यंत पोचायला मला ते मिक्सचर लागेल. नितीन भाई, माझं म्हणजे असं म्हणणं आहे, तुम्ही नाव यू आर फोकसिंग ऑन असं तुमचं म्हणणं एक शॉर्ट कमिंग्स किंवा अनसर्टन्टी, आणि तिसरं म्हणजे ऑन कंप्लेंट्स बेसिकली की मला 2025 माहित नाही किंवा काय असेल ते, किंवा मराठी इंडस्ट्री अशी आहे. पण इफ यू फोकस, तुम्ही जर फोकस केलं की व्हॉट आय वॉन्ट, तुम्हाला काय हवंय, की मला 2025 मध्ये एक टॉप पेड ऍक्टर मराठी इंडस्ट्रीचा एक आगळा वेगळा वाटतात. जसं तुम्हाला रजनीकांतचं उदाहरण दिलं, तो मनुष्य म्हणजे त्याला काही चेहरा नाही किंवा बॉडी नाही किंवा असं कुठलंही चेहऱ्याचा रंगही वेगळा किंवा असं फार म्हणजे फॅमिली बॅकग्राऊंड असं काही नाही, तरी जसं म्हटलं की त्याचं 2च गोष्टींमुळे ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऍक्टर, स्पीड अँड स्टाईल. तसं तुम्ही जर फोकस केलं की सर आता कसं असतं आयुष्यात गोल असतात तेव्हाच तो मनुष्य पुढेच असतो, गोल नसलं ती गोललेस आयुष्य असलं की काही नसतं, त्याला अर्थ नसतो. माझं सांगायचं तात्पर्य असंच होतं की तुम्ही जसं म्हटलं की 2025 साली नितीन भाई एक मूवी असा क्लिक होईल नितीन भाईचा की नाव ही विल बिकम वन ऑफ द फेमस ऍक्टर इन द मराठी इंडस्ट्री, असं आम्हाला तुम्हाला बघायचंय. बेसिकली माझं सांगायचं तात्पर्य होतं की असं आम्हाला नितीन भाईचं बघायचंय, कारण तुमच्याकडे सर्व गोष्टी आहेत, हाईट आहे, बॉडी आहे, तुमचं डायलॉग डिलिव्हरी आहे किंवा काय, तुमच्याकडे एक चांगले असे गुण सर्व काही तुम्ही स्वतःमध्ये बघू शकता. तर माझं सांगायचं तात्पर्य असं होतं की ज्याचा आम्हाला सर्वांना, तुम्हाला सर्वात जास्त अभिमान सार्थ होईल. आणि हा जो ब्रेक आहे, जेव्हा तुम्ही गोल तुमच्याविषयी ठेवाल, इन्स्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द शॉर्ट कमिंग्स किंवा अनसर्टन्सीज, इफ यू फोकस ऑन व्हॉट यू वॉन्ट, तर नक्की 100% आमच्या सर्व लोकांच्या शुभेच्छा तुमच्या जवळ आहे. सर्वात महत्वाचं तुमचं विल पॉवर त्याच्यात तुम्हाला, आणि सेल्फ बिलीफ सिस्टम ही फार तुम्हाला मजबूत करेल. या दृष्टीने माझा प्रश्न हा तुम्हाला होता. येस नितीन भाई. ओके, थँक्यू व्हेरी मच फॉर युअर सजेशन्स. मला निश्चितच माझं जे एम आहे की मला जो ऍक्टिंग मध्ये श्रीराम लागू जो होता, श्रीराम लागू, मला त्या लेवलला मला पोहोचायचे. म्हणजे श्रीराम लागू माझं टार्गेट मराठी फिल्म इंडस्ट्री. राईट, that is great Nitin bhai. Okay sir, just yes, we can see the next webinar screen. Next webinar अपना भाईजी है, लाड़का भाईजी विनोद भाई पुणे. Topic है convert challenges, opportunities and idea into business.
सो दॅट इज व्हेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जे आज काळाची गरज आहे ऍक्च्युअली आणि तो ऑपॉर्च्युनिटी बी आयली आपल्या कने आवडा कारण करता टाइम आहे सवकाळी सो डोंट मिस दिस वेबिनार दॅट इज ऑन थर्सडे 4 o'clock and thank you for today's patience and attending the webinar. Thank you very much. Thank you everyone. Thank you. Thank you. Thanks.